Okay, so we're going to start the second session of the learning difficulties course. इससे पहले कि मैं आज की बातें करूं, आई रियली वांट टू नो कि अगर किसी के माइंड में कोई एक बात रह गई जो हमने कल डिस्कस किया था, एनी वन पॉइंट विच यू थिंक ओके दिस वाज समथिंग न्यू या समथिंग डिफरेंट या समथिंग दैट reinforced your learning, anything, any knowledge that you thought okay this was something different या something that stayed with you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैन यू सलाम। हियर मी? जी जी। अच्छा। अच्छा, मुझे वैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे देखा था। हम्म। लेकिन स्टिल मुझे जो ना इतने क्लियर उसके आंसर्स नहीं पता थे। एंड स्पेशली जो आपने कहा कि व्हेन यू सी द आईक्यू ऑफ द किड फर्स्ट, एंड इफ द आईक्यू इज नॉर्मल एंड ही इज एक्टिंग लाइक द other kids of his age, हम्म। then you go for learning difficulties. Absolutely. This was Absolutely. new for me, and it was yeah, it was new for me, and um, I started looking at my son this way now. बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज को एम्फेसाइज करना, और आज इंशाल्लाह इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। एनी अदर थिंग अक्सर, समथिंग स्टेड विथ यू? साजदा पर मुझे जो चीज बहुत ज्यादा हिट कर रही है कल से, वो ये इन अ पॉजिटिव सेंस हम्म। कि जब हमने बात की थी कि जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, हम्म। वो यूजुअली दे आर अंडर रिपोर्टेड और इनके ऊपर कोई ज्यादा इतना नहीं ध्यान देता है। तो वो चीज मुझे बार बार हिट कर रही है कि यूजुअली समटाइम्स हम इतनी जल्दी जल्दी में होते हैं ना, हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है या हमें रिपोर्ट करना है अपना, कि भाई क्या बच्चे ने कर लिया क्या नहीं, ये वो। हम बहुत दफा ये होता है कि बच्चे की इमोशनल जो है ना नीड्स को भूल जाते हैं। हमको बस ये होता है कि नहीं, बस सबने पढ़ लिया है और सबने ये टेस्ट दे दिया है और सबने अटेंडेंस पूरी हो गई है एंड दैट्स इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम लोग को बहुत मैकेनिकल बना दिया गया है टीचर्स को। बट एक्चुअली हमें उनके इमोशंस को जो है ना समझने की ज्यादा जरूरत है, आई फील। ये चीज मुझे कल से काफी ज्यादा हिट कर रही वंडरफुल है। वंडरफुल। और जो मैं शायद एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार के, आई सी अ लॉट ऑफ चेंज इन न्यू पेरेंट्स, आई सी अ लॉट ऑफ बाय न्यू पेरेंट्स आई मीन यंग पेरेंट्स, राइट? एंड आई सी अ लॉट ऑफ चेंज इन यंग टीचर्स इज एग्जैक्टली दिस, कि अब जो आ रहे हैं जो मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, who as a choice are into the teaching profession, I see this growth in them कि वो सिर्फ जो है ना एकेडमिक या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना या लेसन प्लान कंप्लीट कराने पे नहीं, बट एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलने पे एम्फेसाइज करें, विच इज सो सो इम्पोर्टेंट। ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, लेकिन आपने ये बात बोली तो मुझे याद आया अक्सर कि द फर्स्ट टाइम आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल हेल्थ या इमोशनल एम्फेसिस कितना इम्पोर्टेंट है, वो जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था। और शायद मैंने किसी और मेंशन भी किया होगा किसी और प्रोग्राम पे कि वी वेंट ट्रेनिंग के लिए एज साइकोलॉजिस्ट कि आप कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे, तो टर्की से एक टीम आई थी। तो उन्होंने इस चीज पे हमें मतलब ट्रेन कर रहे थे, जो कि मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड है। सो आई रिमेम्बर द ओपनिंग क्वेश्चन वाज समबडी आस्किंग अस एज ए ग्रुप दैट अगर मिसाल के तौर पे कोई इस तरीके का इवेंट हुआ है, जैसे क्राइसिस हुआ है, फ्लड है या अर्थक्वेक हुआ है, तो आप जाते हो रेस्क्यू करने के लिए, और जब आप जाते हो तो फिर वहां पर हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म का एनवायरनमेंट होता है। एंड देयर आर सम पीपल who are screaming and shouting in pain, right? And they're saying कि आए आए हमें देखें, हमें निकालें, इधर रेस्क्यू करें। And there are some people who are just lying there, they are absolutely numb, दे आर नॉट डेड, राइट, लेकिन दे आर नम, दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक। तो सवाल हमसे ये था कि आप पहले किसके पास जाओगे रेस्क्यू करने के लिए, जो चीख रहा है चिल्ला रहा है उसके पास, या वो जो बिल्कुल नम है, आपको सिर्फ एक एक हम कहते हैं ना डेड फ्रोजन आईज से आपकी तरफ देख रहा है। एंड आई रिमेम्बर दिस इज अबाउट 20-25 years बैक, एंड ऑफ कोर्स सबके साथ मैं भी उनमें शामिल थी। तो मैंने कहा वही जो शोर मचा रहा है, जो खून में है, जो बहुत वो कर रहा है, हम उसी के पास जाएंगे। एंड द ट्रेनर एम्फिसाइज दैट कि हाँ हम समझ रहे होते हैं कि हमें उसके पास पहले जाना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नर्व्स, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, इन टर्म्स ऑफ अलर्टनेस, वो अलर्ट है। इसीलिए उसे पता है कि भाई मैं शोर मचा रहा हूँ, मुझे आके देखो। लेकिन वो जो फ्रोजन है, वो जो नम है, वो जो बिल्कुल
इनरिस्पॉन्सिव हो गया बिकॉज इज गिवन अप, राइट, हिज बॉडी इज गिवन अप लिटरल। आप पहले उसके पास जाओगे बिकॉज उसकी नीड ज्यादा है उस वक्त। And I think that stayed with me for the rest of my life, because now whenever I look at a child, I will first look at it कि where is it? Is the child frozen in time because nobody understands? तो वो जो emotional problem वाले बच्चे हैं ना, वो अक्सर मेरे इस कैटेगरी में चले जाते हैं, that I think we have failed to even recognize their need। और अगर आप इमोशनली वनरेबल हो या इमोशनली अनहेल्दी हो, तो फिर जब आप बेसिक नीड्स भी आपके पूरे नहीं हो रहे, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो हम दूसरे टॉपिक्स में चले जाएंगे, बट आई थिंक दिस स्टेड विद मी, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन अगेन एंड अगेन। और आगे जिस तरह हम ये कोर्स में जाएंगे, आपको आपको ये समझ आएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। यू कैन नॉट इवन स्टार्ट वर्किंग विद अ चाइल्ड until you are connected with a child, right? एक एक्सप्रेशन बार बार यूज करते हैं हम, which is connect before you correct। तो पहले उससे एक रेपो तो बिल्ड करो, एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इम्प्रूविंग देम एंड वर्किंग विद देम इंशाल्लाह। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक पिकिंग अप ऑन दिस, कि हम लर्निंग डिफिकल्टीज की जो दुनिया में कल घुस गए थे, और इस चीज को हमने ब्रेक किया कि देखें, लर्निंग डिफिकल्टीज के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। वी हैव रीडिंग इश्यूज, वी हैव राइटिंग, मैथमेटिक्स, बट जो चीज थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेट कर देती है, वो ये है कि इसके अंदर जब हम घुसते हैं, तो हम देखते हैं कि इट इज नॉट जस्ट लर्निंग प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट जस्ट एकेडमिक प्रॉब्लम्स, बट बहुत सारे नॉन एकेडमिक, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आप शुरू से देखोगे। मिसाल के तौर पे कल जो मदर्स थी, उन्होंने शेयर किया था कि आज उनका बच्चा 9 ईयर का हो गया, 10 ईयर का हो गया, बट इट्स अ जर्नी, एंड इट्स अ जर्नी वेयर वेयर वेरी अर्ली हम देखना शुरू कर देते हैं। एंड बाय अर्ली आई मीन समटाइम्स एज अर्ली एज 2.5 3, यानी पहली बार जब वो प्री स्कूल मॉन्टेसरी में जा रहा होता है, तो वहां से ही हमें अर्ली वार्निंग साइंस, या जिस तरह एक टर्म यूज होता है रेड फ्लैग्स, अर्ली अर्ली समझ आने लगता है समथिंग्स मिसिंग, समथिंग्स नॉट राइट। और इंशाल्लाह आज और कल हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे, दैट हाउ अर्ली यू कैन पिक इट, एंड if you pick it early, what you can start doing for the child, right? So one of the first things जो हम कहेंगे, वो आपके मोटर स्किल्स हैं। अब बच्चे टाइम लगाते हैं, जैसे कल मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था रिवर्सल्स का, बी और डी, पी और टी। द थिंग इज दैट टिल द एज ऑफ 5, अगर आप वहीं पढ़ोगे, तो अगर मोंटेसरी आपने ट्रेनिंग किया हुआ ये क्या है, तो आप देखोगे कि जब शुरू में हम उनको लेटर्स करा रहे होते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू मेक दीज एरर्स, रिवर्सल एरर्स, राइट। बट एज टाइम गोज बाय, और अगर आप उनको चेक कराओ, राइट, कल मैंने आपको टेक्निक बताई थी, हम उसी को करेक्ट सामने लिखते हैं और उसको ये पूछते हैं कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। इन मोस्ट केसेस वो अपनी गलती पकड़ लेते हैं, एंड दे आर लाइक ओ दिस वंस राइट। अब फिर वो देन वी आस्क देम टू रीइंफोर्स एंड करेक्ट इट। उसी तरह शुरू में बच्चे टाइम लगाते हैं अपने मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए, बट अगर आप देखो, और एक चीज याद रखना कि 5 इज द बेंचमार्क। जो अर्ली डेवलपमेंटल चीजें होती हैं, वो ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं टिल द एज ऑफ 5 डेवलप हो गया। अगर आपका कोई बच्चा है जो 5+ है, और अभी तक उसकी फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें ग्रिपिंग है, राइटिंग है, बैलेंसिंग है, वो सारी चीजें डेवलप नहीं हुई, तो फिर यू नो दैट देयर इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग एंड वी नीड टू वर्क ऑन, राइट। सो along with academic difficulties, या फिर रीडिंग, राइटिंग, मेमोरी, forgetting, concentration issues हैं, हमें ये छोटी छोटी और नॉन एकेडमिक चीजें भी नजर आ रही होती हैं। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसमें लैंग्वेज में स्पीच डिले हो सकता है, या वो देर में बोल रहा है, या उसकी लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है, या जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि वो मे बी इंडिविजुअल लेटर्स को तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, राइट, बट जब हम ब्लेंड पे आते हैं, तो वो ब्लेंडिंग नहीं कर पा रहा, वो ब्लेंड करके रीड नहीं कर पा रहा, राइट। वो अलग से मुझे बता रहा है, हम पुराने जमाने के लोग हैं, तो हम ABCD कहते हैं, तो भाई अलग से वो मुझे बता रहा है ये C है, ये A है, ये D है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, बट टू ब्लेंड इट एंड रीड इट टुगेदर, दिस इज कैट, बैट, सैट, रैट, वेरी अर्ली। देखिए ये KG का सिलेबस है,
आप ये कह रहे हो कि यार पूरी क्लास ने कर लिया, ये बच्चा है, मैं इसको कांस्टेंट रीइंफोर्स करा रही हूँ, बट समहाउ ये राइमिंग वर्ड्स या ये वर्ड्स वो अभी तक मास्टर नहीं किया है उसने ब्लेंड करने के लिए। एंड दैट्स वेयर वी ट्राई एंड सी कि हाँ देयर इज समथिंग हैपनिंग व्हिच इज रिलेटेड टू maybe a wider learning difficulty in this child। उसी तरह हम जब मेमोरी के चैप्टर को बहुत डिटेल में करेंगे कंसंट्रेशन के हवाले से, तो मेमोरी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं कि मेमोरी प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं, और बहुत मजे की बात है कि व्हेन वी गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज मेमोरी, राइट, फॉरगेटिंग। लेकिन उसमें ये होगा कि आपको या तो टीचर या मदर आपको ये कहेगी फिर अपनी पसंद की चीजें तो इसको बड़ी याद रहती हैं, राइट। आप पूछिए ना, पूछें कि कल कार्टून में क्या देखा था, या मिसाल के तौर पे आई डोंट नो नानी के घर का रास्ता है, वो तो उसको बड़ा याद रहता है। लेकिन अब आप देखिए, मैं इसको 1 घंटे से फ्रेंड की स्पेलिंग याद करा रही हूँ या रेड की स्पेलिंग याद, इसको याद ही नहीं हो रहा। तो दैट डिस्क्रिपेंसी वेयर यू विल नोटिस दैट इट्स नॉट लाइक हर बात भूल रहा है, नहीं, उसको बचपन की भी वो चीज याद है, या कल मैंने इसको ये कहा था तो याद है, या उस दिन अब्बू ने ये वादा किया था वो याद है। तो आप कैसे कह रही है मेमोरी प्रॉब्लम है? तो दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मदर्स, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर टीचर्स, that you mention memory but somehow the memory problem is seems to be related only to the academic learning या core learning, right? और इस ये बहुत मजे की मतलब फील्ड है फॉर मी मेमोरी, बिकॉज आई थिंक कल मैंने आपसे कहा था ना कि इतनी ब्यूटीफुली अल्लाह ने जो ब्रेन बनाया है उसके अंदर जो मेमोरी का एरिया है वो मेमोरी के एरिया के सब टाइप्स हैं। और क्योंकि हम मेमोरी का चैप्टर डिटेल में करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट देयर, बट द ब्यूटी ऑफ इट इज इन इन सिंपल वर्ड्स कि आपकी मेमोरी को भी खुदा ने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, right? तो आपकी जो पसंद की चीजें हैं, राइट, एनीथिंग दैट यू लाइक, दैट यू लव, दैट यू एंजॉय, दैट यू चेरिश will go and save itself in a different area of your memory। एंड एनीथिंग जो आपने रटे लगा लगा के पढ़ पढ़ के, जैसे हमारे बचपन में हमने केमिस्ट्री और सिंधी पास किया था, दैट वाज एकेडमिक मेमोरी, दैट वाज प्योरली इंटेंशनल कि ये मैं पढ़ने के लिए, ये पास होने के लिए कर रही हूँ, और वो कहीं और जाके सेव हो जाता है, राइट। और इसीलिए इसीलिए हम आजकल कहते हैं कि देखिए प्लीज अपने आप को अडेप्ट करें, क्योंकि नाउ इफ यू मेक द लेसन्स फन, if you make the class interactive, you make it hands on, so in many ways, because the child is enjoying your class, because the child is with you and उसको मजा आ रहा है, लिटरली कभी बच्चे फीडबैक देते हैं ना कि मुझे इस टीचर के साथ या इस आंटी की क्लास में मजा आता है। तो जब आपको ये फीडबैक मिला ना किसी बच्चे की तरफ से, तो कॉन्फिडेंट हो जाना कि अब जो आप सिखा रहे हो वो उसकी हम कहते हैं उसको, 2 तरह की जो मेमोरीज मैं आपको कह रही थी, उस एक मेमोरी का नाम ही है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। याद है बचपन में हम लिखते थे राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्कूल बैग या पेंसिल, सो ऑटोबायोग्राफी इज योर सेल्फ, राइट। तो योर इमोशनल मेमोरी और योर फन मेमोरी इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। जो चीज मजा आ रहा है वो वहां सेव हो जाता है। और जो दूसरी मेमोरी है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। ये सीमेंट से नहीं निकला है, सिमेंटिक इज अ ग्रीक वर्ड फॉर नॉलेज, राइट, एस से। तो जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एकेडमिक है, जो आपकी पढ़ाई है, वो जाके वहां सेव हो जाती है। तो समटाइम्स दिस इज व्हाई हम बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखते हैं उन बच्चों में जब आप उनको मजे से पढ़ा रहे होते हो, तो जो वो इंजॉय कर रहे होते हैं, द लर्निंग इज सेव्ड इन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये चीज हम, और ये पूरी जो हमारी लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चों के साथ हमें करना क्या है, उसका आंसर है कि आप पढ़ाई को, आप अपनी टेक्निक्स को, आप अपनी एक्टिविटी को, आप अपने इंटरेक्शन को इतना फन बनाते हो, इतनी हम कहते हैं एंगेजिंग करते हैं कि हमारा मकसद ये है कि इट गोज एंड सेव्स इटसेल्फ इन द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। सो ये हम डेप्थ में इंशाल्लाह इसको करेंगे, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि देखिए मेमोरी बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसके उसके सब टाइप्स हैं जिसको हमें थोड़ा सा
समझना है। तो जब हम मेमोरी, बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चों की मेमोरी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको मेमोरी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप डेप्थ में देखोगे कि देखिए समटाइम्स व्हेन वी लर्न इंफॉर्मेशन, वी लर्न इट विजुअली, यानी देख देख के कुछ लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और कुछ लोग सुन सुन के करते हैं, राइट। तो हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे को कहाँ ज्यादा मसला आ रहा है, और इस चीज को हम इंशाल्लाह बहुत डेप्थ में करेंगे सो दैट यू आर एबल टू इम्प्रूव इवन। अच्छा, जरूरी नहीं कि किसी प्रॉब्लम वाले बच्चे के साथ आप मेमोरी की एक्टिविटीज करो, आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हो, आप अपने बच्चों के अपने ऊपर भी कर सकते हो, बट टू इनहेंस योर मेमोरी एंड टू इम्प्रूव योर मेमोरी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम लर्निंग डिफिकल्टीज के अंदर देख रहे होते हैं। For me, when I work with learning difficulties, I see layers and layers and layers that we need to work on to have a complete picture of helping the child, जिसके अंदर जो बेसिक लेवल है वो वही जुमला है जो मैंने पहले कहा था, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। पहले कनेक्ट करेंगे, जब आप अच्छी उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन, अच्छा पहला लेयर क्या है, क्या मसला आ रहा है मेरे बच्चे को, क्या उसके साथ मेमोरी का मसला है, क्या उसके साथ कंसंट्रेशन का मसला है, क्या उसको रीडिंग में मसला आ रहा है, क्या उसको स्पेलिंग में आ रहा है, कहाँ आ रहा है मसला, और वहां से हम इंशाल्लाह अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो hopefully this will come in detail, so we will not talk a lot more, but I wanted you to have an idea that apart from academic, there are some other concerns also that we work with. अच्छा, ब्रेन को थोड़ा बहुत हमने टच किया था, इंशाल्लाह करते रहेंगे, और जैसे जैसे हम स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, जैसे जैसे हम टेक्निक्स पे जाएंगे, अच्छा व्हाट कैन यू डू टू हेल्प योर चाइल्ड, आई विल कीप ब्रिंगिंग यू टू द ब्रेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट जो जो काम आप कर रहे हो ना, वो सिर्फ मतलब सुपरफिशियल नहीं है। लिटरली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रीअरेंजिंग द ब्रेन एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द ब्रेन। कल हमने बात की थी कि वॉलनट में जो ग्रूव्स होते हैं या जो नर्व्स होते हैं, क्या है वो, बेसिकली आपकी न्यूरल कनेक्शंस है, न्यूरल पाथवे। तो आपकी तमाम कोशिशों से यू आर लिटरली रिवायरिंग द ब्रेन या रिकनेक्टिंग द ब्रेन इंशाल्लाह। सो फॉर टुडे आई वांटेड टू स्टार्ट अ लिटिल, गिव यू एन आइडिया कि अच्छा भाई ये होता क्यों है, थोड़ा बहुत तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि why does this happen to any child। प्लीज रिमेम्बर, कल मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे या जो इंग्लिश में मसले आते हैं उसमें है, इट इज ए यूनिवर्सल कंडीशन। यानी अगर कोई आप जाके सर्च करोगे अरबिक में भी आपको मिलेगा कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपको स्पेनिश में भी मिलेगा, सो इट्स ए यूनिवर्सल कंडीशन बेसिकली। So one of the major things with learning difficulty is that in most cases, it is जिसको हम कहते हैं faulty gene, यानी इनहेरिटेड कंडीशन है। अब ये और बात है कि इससे पहले जो जनरेशन थी या उससे पहले की जनरेशन थी, उसमें इतना अवेयरनेस भी नहीं था और इतना एकेडमिक एक्सेलेंस पे या प्रेशर भी नहीं था पढ़ाई पे जितना आजकल है। सो समटाइम्स आई बिलीव दैट जो हमारे बड़े हैं, बहुत से बच्चों के साथ हम काम करते हैं, देयर पेरेंट्स और देयर पेरेंट्स पेरेंट्स वर नॉट इवन अवेयर दैट दे हैड दीज इश्यूज। तो जब हम उनसे पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं हाँ मैंने पढ़ा नहीं, मैंने स्कूल छोड़ दिया, या एम्फेसिस ही नहीं था उस तरीके से। बट जब आप ब्रॉडली उनको पूछते हो, अच्छा कभी आपको इस तरीके का मसला हुआ है कि याद करके भूल जाते थे, या आप पढ़ नहीं पाते थे, या पढ़ना चाहते थे और नहीं कर सकते थे, या आप कहोगे कि अच्छा रिवर्सल्स की जहां हमने बात की थी, याद है, उन लोगों को डायरेक्शंस में भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो रिवर्स कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट, यानी अगर मैं उसको बोलूँ ना कि आपको राइट हैंड पे जाना है या लेफ्ट हैंड पे जाना है, तो फौरन फौरन नहीं पिक कर रहे होते, दे रियली टेक फ्यू सेकंड्स टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन कि राइट हैंड कहाँ है या लेफ्ट हैंड कहाँ है। जैसे यार ड्राइवर को या रिक्शे वाले को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ना, तो समटाइम्स आप कहते हैं इस हाथ में मोड़ लें, तो देयर आर सम पीपल हु टू इवन गिव दैट इंस्ट्रक्शन टू दैट ड्राइवर, आप प्रोसेस करो तो अच्छा मुझे राइट जाना है तो राइट किस तरफ है, ओके राइट। तो यू सी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है ना, वो थोड़ी सी डिलेड है, वो खुद अपने आप को कमांड देने में और फिर किसी और को बताने में। तो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल गिव लिटिल इंडिकेशन दैट परहैप्स देयर वाज समथिंग विद इन द जनरेशंस जो कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ,
और इस जनरेशन में इस बच्चे को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितनी भी हम कंप्लेन कर लें, स्टिल आई बिलीव दैट वेयर वी वर 20 years back to where we are today, there is a change, there is improvement, there is more awareness, and in a way there is still more acceptance. बहुत सारे बच्चे, अगर मैं कहूँगी तो 70 to 75% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्कूल्स, यानी स्कूल इतनी अवेयर हो गई है कि वो खुद रेफर कर रहे हैं। अच्छा, रेफर करें तो पेरेंट ही ला रहा है ना हमारे, तो जब पेरेंट ला रहा है तो पेरेंट भी किसी भी लेवल पे एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? हाँ, इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट इजी इमोशनली ऑल्सो, बट ऐसा भी नहीं है जैसा हम 20 साल पहले खड़े थे कि बिल्कुल रेजिस्टेंस था, राइट? सो आई फील दैट देयर इज change and improvement. There's a lot that needs to be done, of course, but I generally believe that there is an improvement. तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली ये है कि हाँ, बहुत ज्यादा आपको इनहेरिटेड मिलेगा। एक चीज जो ये इम्पोर्टेंट है, ईयर इन्फेक्शन पे मैं आती हूँ, बाकी कल जो बात हम कर रहे थे कि देखिए ब्रेन की वायरिंग अल्लाह ताला ने की है। वायरिंग का क्या मतलब है? वही जो कनेक्शंस और न्यूरल पाथवे। There is a lot of research to show that for some reason, again we don't know the reason, again nobody is pointing fingers at anybody, but there is a reason to believe and prove that जो आपकी लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चे हैं, उनकी जो ब्रेन की वायरिंग है, यानी जो कनेक्शंस है, उसमें कहीं ना कहीं गैप है या थोड़ा सा इनकरेक्ट है, राइट? एंड व्हेन वी वर्क विद देम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। कल वाली बात अगर आपको याद है, न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली, कि हम ब्रेन खोल के फिक्स नहीं करें, लेकिन जब हम उनके साथ ये एक्टिविटीज करते हैं और हम उनके साथ ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, तो खुद ब खुद क्या हो रहा होता है, न्यूरल रिवायरिंग हो जाती है। खुद ब खुद जो होता है वो कुदरती तौर पे हीलिंग होती है उसकी अपनी, राइट? एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम एंड वे ऑफ हीलिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद लर्निंग डिफिकल्टीज चाइल्ड। और फिर अगेन हमने कहा ब्रेन की डेवलपमेंट, दो चीजें हैं जिस पे मैं ज्यादा एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ लर्निंग डिफिकल्टीज के लिए। एक ये है कि देखें, बहुत इन बहुत सारे केसेस, और आज थोड़ा डिटेल में हम इसको देखेंगे, हम इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे की बेसिक चाइल्डहुड हिस्ट्री में, कि what happened, when did the problem start, right? So one thing could be that inherited है। Sometimes you'll say नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी फैमिली में, तो फिर the mystery needs to be solved and connected, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चे के साथ, यहाँ कहाँ से शुरू हुआ। तो one thing that we frequently see in children with learning difficulty, not always, हमेशा नहीं, मैं नहीं कह रही ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट? मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि वो बच्चे जो लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ आते हैं, उनके अर्ली चाइल्डहुड में, बाय दैट आई मीन बिटवीन द एजेस ऑफ 0 to 2 years, इतना अर्ली, बिल्कुल बचपन में कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होती है हिस्ट्री में, जिसके अंदर सबसे कॉमन ये है कि बहुत तेज बुखार आया, जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहेंगे, और या उनके अंदर हिस्ट्री ऑफ फिट्स है। फिट्स का मतलब होता है कि एक दफा भी अगर उस बच्चे की फिट्स यानी झटका पड़ा उसको, तो देर इज अ चांस। अब जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि अगर एक दफा भी फिट पड़ा है, और अगर 1 मिली सेकंड का भी पड़ा हुआ है, सेकंड भी नहीं, मिली सेकंड भी, लिटरली, राइट? तो वो ऐसा होता है जिस तरह के ब्रेन के अंदर आपका एक अर्थक्वेक आया है। अब देखिए ना, फ्यू सेकंड्स का भी अर्थक्वेक आता है तो वो आपकी जमीन को हिलाता है ना, तो उसी तरह ब्रेन का है कि अगर फ्यू सेकंड्स के लिए भी आपका फिट पड़ा है बच्चे को या झटका है, तो देर इज अ चांस, देर इज अ पॉसिबिलिटी, मेरे वर्ड्स को गौर से सुने, मैं चांस और पॉसिबिलिटी की बात करें, राइट? कि हो सकता है उस बच्चे की ये हिस्ट्री की वजह से, हाई ग्रेड फीवर और फिट्स की वजह से, उसकी जो न्यूरल डेवलपमेंट है वो इफेक्ट हुई है, यानी कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन की जो कनेक्शंस थे, वायरिंग थी, उसके अंदर कहीं कोई ब्रेक आया है या कोई फॉल्ट आया है। Having said that, please remember that मैं शायद पहले भी ये कह चुकी हूँ, आप लोग में से किसी ने सुना भी होगा कि there is a limitation in the world of science
but there is no limitation in the world of अल्लाह, राइट? हम क्यों ऐसा होता है मेरे बच्चे के साथ, और क्यों इसके साथ ऐसा हुआ, क्यों उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, इस चीज का जवाब साइंस के पास नहीं है। साइंस जब आप एक केस लेके आते हो तो उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर आई सिट डाउन एंड आई क्वेश्चन एंड आई से अल्लाह, वाकई ओनली यू अंडरस्टैंड, राइट? हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तो जानबूझ के फोर्स करना और अपने आप को वो कहना कि नहीं ऐसा ऐसा कनेक्ट करने, यू कैन डू इट। बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि देखो, वन ऑफ माय मोस्ट interesting maybe cases was, I think it was a 2.5 year old kid. I may have mentioned this, I don't remember, but he was 2.5, right? वो खाना खा रहा है, अम्मी उसको खाना खिला रही है, वो खेल खेल में पूरे घर में घूम रहा था। एंड दिस पर्टिकुलर डे ही वाज रोमिंग अराउंड, वो जो आपका डिनर टेबल होता है या डाइनिंग टेबल होता है, उसके अराउंड वो घूम घूम के, वो अम्मी उसके पीछे पीछे जा रही है, उसको खाना खिला रही है, खेल खेल में खा रहे थे। एंड देन अचानक से उस बच्चे को, और जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उसका बिल्कुल जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है वो यहाँ बिल्कुल हेड के यहाँ लगा। एंड इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू सी, लगता है हम सबको लग जाता है, राइट? खून भी नहीं निकला, ऐसा भी कुछ भी नहीं था, पर लेकिन उसको चोट लगी, और वो रोते 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 ही वेंट टू स्लीप, राइट? जब वो सो गया तो उसको नींद में उसको फिट्स आना शुरू हो गए। और जब उसको फिट्स आना शुरू हुआ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर 1 मिली सेकंड का भी फिट पड़ेगा तो देर इज डेंजर दैट न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो न्यूरल वायरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस बच्चे को जो फिट पड़ा था ना, दैट होल एपिसोड लास्टेड फॉर 1 होल आवर। अब आप देखो, कहाँ मैं मिली सेकंड की बात कर रही हूँ, क्या मैं आपसे 1 घंटे की बात कर रही हूँ। तो इतना एक्सट्रीम, और उसकी एज क्या है? उसकी एज है 2.5। कहाँ से शुरू हुआ था? हंसता खेलता बच्चा था, नथिंग, एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड ही वाज जस्ट hit by a table that did not even cause any sort of outward injury। जो भी इंजरी थी वो इनवर्ट थी। खैर, एनीवे, द मदर took her to the doctor, him to the doctor, लड़का था। और कराची में जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हैं, जो आप अमेरिका उठा के ले गई ना उनको, आफिया सिद्दीकी, उनकी सिस्टर, शी इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन, अ ब्यूटिफुल पर्सन, एंड द टॉप स्पेशलिस्ट ऑफ एपिलेप्सी फॉर चिल्ड्रन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बेहतरीन इंसान है वाकई। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही मैंने उनको एक केस रेफर किया था, एंड शी अंडरस्टूड दैट वो केस, मतलब वो बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, एंड शी रिटर्न हर होल फीस। उनको जरूरत नहीं है, मतलब वो उस लेवल के कंसल्टेंट हैं, लेकिन अ गुड ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रही हूँ आपसे, राइट? एनीवे, खैर, माय पॉइंट हियर इज दैट शी सॉ द केस, एंड अगेन द चाइल्ड वाज ओनली 2.5। और जो मेडिकेशंस हैं, जो आप ट्रीटमेंट करते हो, वो आप बच्चे की एज देखते हो, आप बच्चे की वेट देखते हो, उस हिसाब से ही देते हो। सो शी सेड कि मैं इतना ही इस बच्चे को ट्रीट कर सकती हूँ, एज इन द मेडिकेशन दैट इज नीडेड, राइट? सो शी गेव द मेडिसिन एंड शी सेड ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एडमिट किया था उस बच्चे को, और फिर हुआ ये कि वो बच्चे को उन्होंने, मतलब वो कोमा में चला गया, इतना उसका सिवियर रिस्पॉन्स हो गया था, राइट? उसके बाद ऑब्वियसली कोमा ऐसी सिचुएशन है दैट आपको नहीं पता कि क्या होगा, क्या वो उठेगा, क्या नहीं उठेगा, क्या उसको उठने के बाद क्या उसकी ब्रेन की कंडीशन होगी। एनीवे, दैट चाइल्ड वाज इन कोमा फॉर ऑलमोस्ट 15 days। 15 days इज अ ह्यूज टाइम। व्हेन ही वोक अप, अब आप 2-2.5 साल के बच्चे से क्या पूछोगे? जब वो उठा तो डॉक्टर या ये सब जो टीम थी वो उनसे नॉर्मल बातें करी थी। अच्छा, आपका नाम क्या है, मामा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, कलर्स के नाम, नंबर्स, जो भी बेसिक उसको सिखाया था, जितना सिखाया था वो सब बता रहा था। तो द थिंग वाज दैट इन इन सच अ चाइल्ड, जो हम कहते हैं कि जो लर्निंग ऑलरेडी थी, जो ऑलरेडी उसको आता था, वो तो रिटेन हुआ। द इशू was about new learning, whether he will be able to take that new learning, whether he will be able to retain that new learning, वो हमारे लिए मिस्ट्री था। ये बहुत पुरानी बात है, आज तो माशाल्लाह वो बच्चा ऑलमोस्ट 18 years का हो गया है। बट आई मेट द चाइल्ड व्हेन ही वाज 7,
And when he was 7, his age level remained at 2.5. So what happened is that जो उसकी पुरानी लर्निंग थी तो वो वैसे ही रहा, लेकिन जो उसकी आगे की लर्निंग थी वो डिलेड हो गई, स्लो हो गई। उन्हीं दिनों में ये मैंने पूरी कहानी क्यों सुनाई आपको, ये बताने के लिए कि देखें, sometimes we don't know what we are dealing with and we don't know why we are dealing with what we are seeing, but that's life। उन्हीं दिनों में जब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा केस आ रहा था जो मेरे लिए बहुत पेनफुल इसलिए था बिकॉज इट वाज, जिसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, राइट, TBI, दैट्स द वर्ड दैट यू विल सी इन लिटरेचर। नॉर्मल पैदा हुआ था, एक ब्रेन इंजरी हुई और उसकी वजह से जो है वो एक स्पेशल नीड्स का बच्चा बन गया। उन्हीं दिनों में हमारा एक बच्चा था जो वही अराउंड 2.5 था, बल्कि उससे भी थोड़ा छोटा था, और वो खेलते खेलते ही फेल फ्रॉम हिज balcony, right, and it was literally a second floor balcony and he landed on concrete, जो हम कहते हैं ना सीमेंट के ऊपर, ऐसा भी नहीं कि गार्डन था या कुछ था, नो नो, he landed on concrete and obviously the parents rushed him to the hospital। उसका MRI स्कैन हुआ, सब स्कैन हुआ, और उसको लिटरली कोई स्क्रैच भी नहीं था। द डॉक्टर nothing. Alhamdulillah, he's fine. So when I sit and think, and I often sit and think कि देखिए, हम अपने दायरे में देखेंगे तो हमारे लिए इमेजिन एक बच्चा है जो एक हाइट से गिरा है, कंक्रीट पे गिरा है, राइट। तो तकरीबन 2-3 बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनके बैठे बैठे लेटे हुए, दीज, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको जिंदगी का बता रही हूँ कि देखिए दिस इज लाइफ। वो लेटा हुआ है, उसके ऊपर पंखा गिरा, पूरा पंखा गिरा। For me, I was like, what is happening? But this is what life teaches you, that uh, these things also, which is called traumatic brain injury, कह रहे होते हैं, these happen within seconds and they completely change your life pattern. On the outside, there is not a scratch on these children. कुछ भी नहीं है। याद है वही जो मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब मैंने गलती से लिख लिया था कि साइलेंट फीचर्स, साइलेंट है, बहुत सारी चीजें इन बच्चों में साइलेंट है, हिडन है, नजर ही नहीं आ रहा होते क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरनल, राइट। सो वी रियली नीड टू स्लो डाउन, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री को मैं कैसे कनेक्ट करूं और कौन कौन से एरियाज को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो हम एक पूरे होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। ये नहीं कि वो रिवर्स कर रहा है, उसको रीडिंग नहीं आ रही तो मैंने रीडिंग पे काम ना, आपने रीडिंग पे काम करने के लिए पहले आगे पीछे अंदर बाहर उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को समझना है, एंड देन वी नीड अ होलिस्टिक प्लान, अ टुगेदर प्लान टू रियली रियली इंशाल्लाह सपोर्ट द चाइल्ड। तो ये तो ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी की बहुत सारी बातें हो गई जो मैंने आपको इनकरेक्ट न्यूरल डेवलपमेंट के साथ समझाया है। एक और चीज जो हम बच्चों में देख रहे होते हैं, जो लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चों की हिस्ट्री है, उसके अंदर आप देखोगे दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चांस दैट उस बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हुआ है और उसके बाद उसका ईयर इन्फेक्शन हो गया। अब ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ये वो वाला ईयर इन्फेक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि उसको जैसे सेप्टिक हो गया है ना, हम कहते हैं पीप निकल रहा है या देयर इज अ पस जो वो निकल रहा है, लिटरली आप देखते हो उसका कान बह रहा है, लोग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम मेडिकल टर्म में समटाइम्स वी कॉल इट ग्लू ईयर, ग्लू। Why? Because the substance that is coming out from their ear is very sticky and slimy किस्म की चीज होती है, right? The problem with this is, जैसे ये पिक्चर में भी नजर आ रहा है, the problem with this is कि देखें, in itself, ear infection does not cause learning problems, but the issue here is that अगर कभी आपके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप कि कान में पानी भर गया, राइट, यू वॉशिंग योर हेयर और पानी चला गया, हाउ डज दैट फील? इट्स लिटरली एन हैवी फीलिंग, राइट। आप कुछ भी करते हो कि अच्छा, आई नो पीपल हु ब्लो ड्राई यहाँ रख के करते हैं वो सूख जाए जल्दी से, बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग, एंड बाकी आपको लगता है आपका कान भारी हो गया है, दर्द होने लगता है। अब आप उस फीलिंग को लो और आप उस फीलिंग को आई डोंट नो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो दोनों ईयर में, और कांस्टेंट कांस्टेंट आपके साथ ये हो रहा है। सो देयर इज अ डिस्कम्फर्ट एंड देयर इज, जो हम कहते हैं ना, अनक्लियर साउंड। तो जब आपका कान भारी है, जब आपके कान में बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कम्फर्ट है, तो द प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन हु हैव ईयर इन्फेक्शन एंड रिपीटेड ईयर इन्फेक्शंस इज दैट उनको क्लियर सुनाई नहीं देता ना,
इस वजह से नहीं क्योंकि उनका हियरिंग में प्रॉब्लम, इस वजह से क्योंकि उनके ईयर के अंदर जो सब्सटेंस है वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है। सो व्हेन यू स्पीक टू द चाइल्ड एंड व्हेन यू टेल देम कैट, समटाइम्स दे हियर इट दैट, और वो क्योंकि वो सुन ऐसे रहा है तो वो बोलता है ऐसे, राइट। हम जब कल अगर बात याद है ना, मैं आपको क्या बता रही हूँ, हमारा काम ये है, वाकई काम ये है कि पहले ढूंढ लो असल मकसद क्या है, व्हाई इज द हेडेक हैपनिंग। उसी तरह जब हम लर्निंग प्रॉब्लम वाला बच्चा के साथ काम शुरू करते हैं, हम पहले देखते हैं मसला क्या है, व्हाई। क्या उसको सही सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि उसका जो न्यूरल कनेक्शन है, जो पाथवे है, जो साउंड को ले जाता है, याद है मैंने आपसे कहा था फोनिक्स का एरिया अलग है, राइट। जहां पर वो फोनिक्स को लेके जा रहा है, जहां पर वो समझने की कोशिश कर रहा है, क्या उसमें मसला आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है। अगर ईयर इन्फेक्शन का हिस्ट्री है तो उसका कनेक्शन में मसला नहीं है, उसके यहाँ पे मसला है यार, वी नीड टू क्लियर दिस। उस वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही। तो व्हेन वी आर एबल टू फिगर इट आउट कि उसकी हिस्ट्री में क्या कॉज है, फिर हम इंशाल्लाह उसके ऊपर सही तरीके से काम कर सकेंगे। सो होपफुली ये भी बता देती हूँ फिर हम रुकते हैं। अच्छा, वन इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आपको लर्निंग डिफिकल्टीज का कोई भी बच्चा मिलेगा, अब ये तो एज अ रूल भी आपको पता है, बहुत सारे स्कूल्स में आई स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। वैसे भी आजकल मैं कहती हूँ बच्चे इतना स्क्रीन टाइम पे आप फोकस कर रहे होते हैं। एज ए रूल आई बिलीव एवरी ईयर, वंस अ ईयर आपको डेंटल और आई चेकअप कराना चाहिए, वैसे भी कराना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई बच्चा आ रहा है जिसको आप सस्पेक्ट करो लर्निंग डिफिकल्टीज का केस है, पढ़ नहीं पा रहा, तो फिर प्लीज उनका आई टेस्ट करवाएं। अच्छा, यहाँ मसला आई टेस्ट के साथ ये है दैट इन प्योर लर्निंग डिफिकल्टीज, राइट, प्योर लर्निंग डिफिकल्टीज यानी प्रॉपर लर्निंग डिफिकल्टीज का केस है, हमने रूल आउट कर दिया कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ और हिस्ट्री नहीं है, लर्निंग डिफिकल्टी का केस। वहां पर अगर आप एक नॉर्मल, जैसे आजकल चश्मे की दुकान पे भी आप चले जाते हो तो वो आई टेस्ट कर लेते हैं, राइट, कंप्यूटराइज आई टेस्ट है। इन मोस्ट केसेस कंप्यूटराइज्ड आई टेस्ट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अगर लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चे को चश्मे की जरूरत है। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें, लर्निंग डिफिकल्टी का जो बच्चा होता है ना, उसकी, हम अगर आपको अपना वो केमिस्ट्री फिजिक्स का टॉपिक याद है 9th 10th में, हमने पढ़े थे ना, दो टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। आपको ये याद रखना है कि हमारे आंखों के अंदर लेंस है। The children with learning difficulty find it difficult because they have problems in their lenses, not in their vision. यानी उनका विजन समटाइम्स बिल्कुल 6x6, जो करेक्ट विजन होगा ना, जो आपका 20x20 वाला विजन होगा, आंखों में मसला नहीं है, आंखों के फोकस में मसला है, राइट। अब जिन्होंने पढ़ी है ये सारी फील्ड, आपको ज्यादा समझ आएगा। मेरा काम है आपको कन्विंस करना। इवन येस्टरडे आई सेंट अ चाइल्ड, और आज उसकी रिपोर्ट आई है, और बिल्कुल वैसी रिपोर्ट थी जैसे मैं ढूंढना चाह रही थी कि उसके आईज में, विजन में मसला नहीं। आईज आर ओके, आई वेयर चश्मा बिकॉज आई कांट सी। द प्रॉब्लम विद दीज चिल्ड्रन इज दैट दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स विद विजन, दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर फोकस। व्हाट हैपेंस इज, जब आपको किसी चीज को देखना होता है तो आपकी ये जो दोनों आईज हैं वो फोकस करके एक जगह मर्ज होती हैं, जैसे पिक्चर नंबर 1 है, राइट। What happens is that these two eyes focus and then they focus on that one word or that one object जिस पे आप देखना चाह रहे हो, फिर आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो। जो आपके लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है जिन बच्चों के साथ हमने काम किया है, when they were like I don't know 3 or 4 and today they've grown up, so we talk to them, I talk to them, like for instance the oldest child that जिसके साथ हमने काम किया था जब वो केजी में थी, आज वो यूनिवर्सिटी में है, राइट। एंड कभी कभी मैं उसको अपने प्रोग्राम्स में बुलाती हूँ कि आप अपना स्टोरी शेयर करो। when we talk to them they tell us, they like आपने वो कराया था, याद है जब आप हमें छोटी थी तो आप ये कराती थी तो ये होता था, अब मुझे ये समझ आ रहा है कि आप ये क्यों करा रहे हो। तो they now are old enough to understand and articulate and share with us that exactly मेरे साथ ये होता था। तो sometimes they will tell you, मुझे नजर सब आता है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड्स जो है ना डबल हो गए। अब आपने कभी
पुरानी किताबें अगर पढ़ी हैं जो जिसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं होती, तो होता है ना डबल प्रिंटिंग हो गई है, जैसे नंबर 2 पे ये लिखा हुआ है। या समटाइम्स द चिल्ड्रन विल टेल यू, मुझे ऐसा फील होता है कि वर्ड्स है ना मूव कर रहे होते हैं, दे यूज द वर्ड्स, दे आर मूविंग और दे आर, आई डोंट नो, स्विंगिंग या दे आर डांसिंग। why is it? Not because their brain is doing that, but because वही बात जो मैं आपसे कह रही हूँ, उनके आईज का जो फोकस है ना, वो फोकस नहीं हो रहा होता है लिटरली। आप देखते हो कभी कभी, आप देखते हो उनका जो आई बॉल है ना, वो आपको फील होगा उनका आई बॉल कंफ्यूज हो रहा है। समटाइम्स दे कांट फोकस ऑन वन पॉइंट। समटाइम्स दे विल टेल यू कि कुछ वर्ड्स मुझे बड़े नजर आ रहे होते हैं, कुछ छोटे नजर आ रहे होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गली वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा कोई मसला ही नहीं है, इसकी तो आंखें सही हैं, तो आंखें बिल्कुल ठीक हैं। बट व्हेन यू गो टू अ स्पेशलिस्ट एंड व्हेन यू गो टू दोज हु हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, सो इन कराची आई लाइक टू रेफर, हाशमानी में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बच्चों के डॉक्टर के पास जाओ। और ऑफ कोर्स आगा खान में अच्छे हैं, लियाकत में अच्छे हैं, मतलब गो टू अ हॉस्पिटल सेटिंग विच हैज मेडिकल इक्विपमेंट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा उसके लेंस में क्या मसला आ रहा है। तो इन मोस्ट केसेस जो इनके बच्चे के चश्मे लगते हैं ना, उसका जो लेंस है वो आप देखोगे थोड़ा थिक होता है, उनके जो नंबर्स होते हैं वो काफी हाई निकलते हैं और अक्सर माइनस में निकलते हैं। Why? Because again, vision is not an issue, focus is an issue. So when we solve this problem, when we get them the right number of glasses, a lot of their written work, it starts to improve, and a lot of their concentration starts improving. क्योंकि कंसंट्रेशन का मसला, कंसंट्रेशन से मेरा मतलब था फोकस ऑन रिटन वर्क, मतलब देख के पढ़ो, हम कहते हैं ना देख के पढ़ो। अरे देखेगा वो कैसे जब उसको फोकस में ही मसला हो रहा है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ आता है, अच्छा हो क्या रहा है मेरे बच्चे के साथ। या खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेटेड बर्थ हिस्ट्री है, या कोई ब्रेन इंजरी हुई है, या कोई ईयर इन्फेक्शन रहता है, या उसकी आईज और फोकस में मसला है। हर लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चे के चश्मे ऐसे नहीं होते, लेकिन 90% ऑफ द टाइम लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चों में कहीं ना कहीं विजन के इश्यूज भी आ रहे होते हैं। सो नाउ आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू पॉज। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई पॉइंट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। एनी थॉट्स? साशना पर ये विजन के हवाले से तो नहीं, लेकिन जो हमने पहले पिछली स्लाइड्स में हमने देखा, हम्म। उसके हवाले से मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी कभार हमें ऐसा, एक तो बच्चा है कि जिसे हम शुरू से ऑब्जर्व करें कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। हम्म। एक बच्चा ऐसा है कि जो स्कूल जाने से पहले हमने जैसे देखा, हम्म। अब उसकी मेमोरी ऐसी थी कि आप जो है वो किसी और को कोई बात कर रहे हैं, जैसे अक्सर होता है ना कि आप किसी और से बात कर रहे हैं या कुछ और पढ़ा रहे हैं, किसी और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम्म। लेकिन वो बच्चा रिटेन कर लेता है। कोई सही। स्टोरी पढ़ाई, आपने शॉर्ट स्टोरी किसी बच्चे को पढ़ाई, और वो छोटा बच्चा जो आपके घर में घूम रहा होता है उसको सब याद हो जाता है। वेरी आप गुड। उससे दोबारा पूछें तो वो आपको पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो बड़े से ज्यादा अच्छे तरीके से बता देता है। वेरी। अब वही बच्चा जब स्कूल जाता है जब स्कूल जाने के बाद कुछ साल गुजरते हैं तो हम्म। आपको लगता है यार इसकी मेमोरी तो मतलब है, मतलब वो चीज है ही नहीं कि हम्म। आप जो जिस बच्चे को स्मार्ट समझ रहे थे बचपन में, अब हम्म। स्कूल में कुछ अरसा साल और गुजारने के बाद आपको लगता है इस बच्चे की तो मेमोरी अच्छी है ही नहीं। तो ये डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है, ये क्यों मिलता है? इसके मतलब इसमें क्या फैक्टर्स होते हैं जब आपको पता है कि आपके मतलब बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है? हम्म। या तो ये प्रैक्टिस के हवाले से होता है, हाँ। या ये मेमोरी या कंसंट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया गया स्कूल में जिस तरह से बच्चे को लेके चलना चाहिए था, क्योंकि उसके बिल्कुल। पास इन्नेट एबिलिटी तो थी, बेशक। ये आपको मालूम है, लेकिन आगे जाके क्यों ये चीज खराब होती है, इसके क्या फैक्टर्स होते वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अभी आप थी सीखा जब मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रही थी, विजुअल और ऑडिटरी मेमोरी में सिमेंटिक और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, वर यू देयर? हैं? जी जी, ये जो चीज पसंद होती है वो आप बिल्कुल। रिटेन कर लेते सो आई फील दैट अ लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन जिनके साथ आप जो ये मसला बोल रहे हो, अगर लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है और अगर नॉर्मल मेन स्ट्रीम बच्चा है और आप देखोगे कि इसकी मेमोरी और कंसंट्रेशन में इशू आ रहा है, तो आई वुड ऑलवेज लाइक टू गो बैक टू दिस। जो शायद जिस तरीके से उसे पढ़ाया जा रहा है या उसकी जो इन्नेट एबिलिटी, उसको हमने ग्रो नहीं किया, राइट? उसको वो एक्सपोजर ही नहीं मिला।
हो सकता है वो एक वाइल्ड, हम कहते हैं ना कुछ बच्चे हैं जिनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, जिनकी पिक्चर मेमोरी होती है, जिनकी क्रिएटिव होते हैं, और हो सकता है उसकी क्रिएटिविटी को हमारी स्कूल सिस्टम ने दबा दिया और वो उस तरीके से ग्रो नहीं हुआ। अगर अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है, बिकॉज देखो जब हम मेमोरी का चैप्टर, क्योंकि 2 सेशंस पूरे मेमोरी के ऊपर है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगी कि देखो कितना जरूरी है कि इफ यू फील दैट देर इज एन इशू विच यू हैड, एक टैलेंट आपके अंदर था और वो चीज उस तरीके से ग्रो नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज जो है ना, जो आई फील बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, इज आवर pace of life these days. We have become too fast, right? Everything has become too mechanical. Everything has become, especially जो हमारी स्क्रीन टाइम है, हर हर बच्चा, मैं बच्चों को नहीं ब्लेम करती, मैं तो अपने आप को भी ब्लेम करती हूँ। आई ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्क्रीन, राइट? चाहे वो वर्क रिलेटेड है या सोशलाइज है, आप हर चीज आप स्क्रीन पे ही कर रहे हो। But my point here is that because our brain has become like this, because everything's become cut, right? So that focus और that attention, हम सबका जो है वो थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा है। एंड आई थिंक दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर हमें कॉन्शियसली काम करना पड़ता है। अब हमें टाइम निकाल के कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव हो। और जो बुकलेट मैंने आपको भेजी वो खतरनाक 100 पेज की है, डोंट वरी, वी विल नॉट कवर एवरीथिंग इन डिटेल, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मेंशन है। एंड इंशाल्लाह व्हेन वी विल कवर दिस, होपफुली you will get the answers that how you should help your child. But this is what I believe. I believe उसके अंदर एक चीज है, लेकिन उसको ग्रो करने का तो ना मौका ही मेरे नहीं मिला। आई हैव बिकॉज नोटिस, जी जी जी, बोलो उसके ना। मैं कह रही थी कि आई हैव नोटिस द सेम थिंग विद माय सन एज वेल, कि हम्म जब वो स्कूल में हमने जब डाला था ना, तो उसको हमने वीडियो से, बुक्स से, इंटरैक्टिव चीजों को बना के हमने एट वन पॉइंट वी वर थिंकिंग कि हम इसको KG 1 में डाल के, जो ना शायद junior 1 में डाल के हम इसका साल जाया करेंगे, बिकॉज ही हैज कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और राइट राइट। उसको ऐसा था कि आई आई यूजुअली, मतलब मैं बहुत ज्यादा कभी कभी हैरान भी हो जाती थी कि ये तो चीज मैंने इसके लिए सिर्फ एक दफा या दो दफा प्ले की थी, एंड हम्म। हाउ कम ही कैन रिमेम्बर दैट। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा फील होता है कि उसको अब उसकी मेमोरी जो है ना, अब जैसे उसको स्कूल गए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, उसको हम्म। अभी अगस्त से गया, एंड इट्स नॉट इवन अ ईयर, लेकिन यस। उसका मुझे ऐसा फील होता है कि अब उसको चीजें उस तरह से याद नहीं रह रही हैं, या इवन जो है ना, अब उसको जो चीजें मैंने याद कराई थी तब वो भी कभी कभार भूल जाता है। हम्म तो मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब ये कि अच्छा, उसको जैसे जब फर्स्ट डे हम उसको स्कूल लेके गए ना, तो मेरे हस्बैंड ने उसकी टीचर से कहा कि आप उसको ना बुक्स और पढ़ाने में उसको, मतलब उसको लगाइएगा, बिकॉज ही इंजॉयज राइट। लर्निंग। इवन हाँ। अभी भी कभी कभार मैं उसको होमवर्क करा रही होती हूँ ना, तो हम्म वो मुझे कह रहा होता है कि मैंने ये पेज कर लिया होमवर्क का, अब मुझे ये वाला पेज करना है, अब हम्म मुझे इसके बाद ये पेज करना है। तो मैं उससे कहती हूँ कि नहीं, आप स्कूल की बुक है, आप इस पे नहीं करो, आप दूसरी किसी चीज पे कर लो। बहरहाल लेकिन उसको इंटरेस्ट है। लेकिन ये चीज मैंने भी नोटिस की अपने बेटे के साथ, कि उसकी मेमोरी ज्यादा शार्प थी हम्म जब मैं उसके साथ घर में काम करती थी, और एक आध दो दफा ही कभी उसके सामने मैंने कुछ बजाया होगा या कुछ उसको मैंने दिखाया होगा और उसको याद रह गया। लेकिन अब, और इसको इतनी पुरानी पुरानी बातें याद रहती हैं, यानी उसको जो ना, अभी नई की बातें भी ऐसा नहीं कि याद नहीं रहती, नई की बातें भी याद रहती हैं, लेकिन पुरानी पुरानी बातें भी, कि उसको जो है, एक मेरी कार थी जो ऐसी थी। अब वो जो ना, मतलब घर में सब परेशान होते हैं कि ऐसी कौन सी कार थी। तो ये मैंने भी ये चीज नोटिस की, और मुझे समझ नहीं आता कि समटाइम्स आई डोंट नो whom टू ब्लेम, मतलब मैंने घर पे, या तो मेरे छोटे बच्चे की वजह से मैंने दूसरे बड़े वाले पे तवज्जो नहीं दी, या मे बी द स्कूल इज टू ब्लेम, आई डोंट नो whom टू ब्लेम। so Kiran, how old is he now? 3.5? ही इज Yeah. 3.5, Okay. 3.5 या। और देखा आपका बच्चा कितने साल का है? दूसरा मेरा जो है वो 10 months का है। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं, और ये हाँ, देखा मैं आपका। इसके लिए बात करी थी कि मेरी मेरी बेटी के साथ मैंने ये नोटिस किया था। अब तो माशाल्लाह वो 11 साल की है। लवली लवली। लेकिन ये मैंने इसको कंटिन्यूस मैंने इसको नोट किया है कि जो वो पहले थी वो चीज अब उसके अंदर पढ़ाई के मामले में देखना नहीं आती। बल्कि एक चीज ये है कि हाँ, क्रिएटिविटी जो आप कह रहे हो ना, कि हो हम्म सकता है कि हमने बच्चे की क्रिएटिविटी को ग्रो नहीं होने दिया। हम्म। अब हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम ये है ना कि अगर वो, उसकी आर्ट्स बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। शी इज गुड एट ड्राइंग, और मतलब इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो आप कह रहे हैं ना, उसकी ब्यूटीफुल। इमेजिनेशन हाँ। बहुत स्ट्रांग है। मतलब जैसे मैं नहीं इमेजिन कर सकती, वो अजीब माशाल्लाह अजीब चीजें कर लेगी इमेजिन। माशाल्लाह।
लेकिन प्रॉब्लम ये है, सारे सब्जेक्ट्स अगर मैं देखूंगी तो सब सब्जेक्ट्स में ठीक है, ओके है। हम्म। जहां मैथ्स की बारी आती है, शी हम्म। सेइंग आई हेट मैथ्स। हम्म। अब अब ये चीज मुझे पता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब छोटी थी मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था इस सब्जेक्ट में, इतना खास मैथ्स में नहीं था इंटरेस्ट। हम्म। तो आई सेड ओके, इट्स ओके, हर एक को हर चीज पसंद नहीं होती, हम आगे जाके स्विच करेंगे, जरूरी नहीं है हम इसी एक सब्जेक्ट को लेके आगे चलें। बिल्कुल। लेकिन ये जो अभी बेसिक जो स्कूल सिस्टम है, इसमें तो आपने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने ही हैं कुछ भी करके। तो आपने बेसिक्स तो निकालना है, लेकिन उस एक चीज बेसिक्स को भी समझाने में शी इज लाइक के बस वो फ्रस्ट्रेटेड। भागती है, जैसे मुझे नहीं, मैथ्स नहीं पढ़ना मुझे। चलो, एक हाँ, जिम्मे में मैं फ्रस्ट्रेट है दोनों वो को मैथ्स से जवाब कि बस दूंगी। मुझे ये आएगा ही नहीं, वो हाँ, चीज जो दोनों है। को जवाब दूंगी, हम फिर जाके हम्म। सोचना। सो कहना, मैं आपको जवाब ये दूंगी कि देखो, प्लीज डोंट फील गिल्टी दैट हमारी वजह से हो रहा है। फॉर मी व्हेन आई लुक एट यू, सो कहना, जब आप अपनी बात बता रहे हो अपने बच्चे की, तो मैं कह रही हूँ कि बड़ा हो रहा है। राइट, जब हमने उसको घर में रखा था तो हमने एक लिमिटेड एक्सपोजर उसको दिया था, और उस एक्सपोजर में माशाल्लाह, लाइक अ स्पंज, बार बार हम कहते हैं द चाइल्ड्स ब्रेन इज लाइक अ स्पंज, ही विल टेक एवरीथिंग बिकॉज ही वाज गेटिंग समथिंग विद इन अ सेफ स्पेस, और वो सब उसने ले लिया। अब उसने बाहर गया तो वाओ, देयर इज सो सच अ बिग वर्ल्ड, देयर इज सो मच मोर टू टेक, राइट। तो शुरू में जो जो आप सिखा रहे थे, मेरे नजदीक वो जा रहा था उसकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में, राइट। वाओ, मजा आ रहा है, मामा पापा अटेंशन भी दे रहे हैं, इट्स लव, एंड वो जो कल हमने केयर की बात बोली थी। And now a lot of the learning which is happening is also going in his cemented memory. It's new knowledge, it's learning. And जिनके पास इस ग्रुप में जिनके पास बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 या 6 हैं, प्लीज मुझे याद दिलाना, मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ चिल्ड्रन लर्न अंडर द एज ऑफ 5। यानी पहली बार जिंदगी में आप, उसने आज तक पाइनएप्पल नहीं देखा था, राइट। फर्ज करो पहली बार जिंदगी में आपने उसको बताया, ओ दिस इज अ पाइनएप्पल। अब चाहे वो पाइनएप्पल आपने पिक्चर में दिखाया, फ्लैश कार्ड में दिखाया, या रियल दिखाया, आज से पहले तो उसको नहीं पता था ना कि भाई पाइनएप्पल भी कोई चीज होती है। तो वो क्या मौका होता है, वो क्या लम्हा होता है, जब आप उसको एक पहली नॉलेज देती हो, और वो पहली नॉलेज ब्रेन में जाके सेव होती है, उसको हम कहते हैं स्कीमा। या क्योंकि वो वर्ड भी उसका सेव होता है, वो इमेज भी उसका सेव होता है। तो वो कैसे बच्चे लर्न करते हैं, स्कीमा कैसे बनता है, ये पूरी अलग दुनिया है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों के बारे में है, तो हम इस कोर्स में इसको नहीं करेंगे। बट यंग मदर्स, आई रियली वांट यू टू नो अबाउट स्कीमा। 8 टाइप ऑफ स्कीमास हैं, और हर बच्चा इस फेज से गुजर रहा होता है। तो प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट करो कि देर विल ऑलवेज बी अ टाइम जब आपको लगेगा आपका बच्चा जो है ना, एक चीज की तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहा है, और कुछ चीजें उसको बड़ी पसंद थी, अब आजकल खेलता ही नहीं। आप कहोगे ये बस इतना शौक था इसको, आजकल ये नहीं कर, आजकल इसमें इसका दिमाग है। बट शुरू में दिस इज हाउ चिल्ड्रन लर्न, दे स्विंग between different things because there is so much more they are taking, right? So that's probably your answer. Don't worry if he's a happy child, अगर मस्तियां भी कर रहा है, कभी कभी तंग भी कर रहा है, कभी कभी अपनी फरमाइशें भी करता है, और लर्न भी कर रहा है, if he's happy then I think you should be happy. Don't worry about, oh, he's not learning the way he is, because there is so much more to learn now in life, right? In terms of सिद्धिका, मैं आपको जो आपकी बच्ची के बारे में कह रही थी, वो मैं ये कह रही थी कि देखो, अगर इसको मैथ्स में मसला आ रहा है, तो इन मोस्ट केसेस जितनी भी, क्योंकि देखिए आपने बोला, मैंने आपको कहा कि शी मस्ट बी क्रिएटिव, शी मस्ट बी समबडी हु हैज अ विजुअल, हम कहते हैं ना इमेजिनेशन वाले बच्चे। प्रॉब्लम विथ मैथमेटिक्स इज, स्पेशली हमारे यहाँ जैसे पढ़ाया जाता है, इज मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज नॉट विजुअल, राइट, क्योंकि हम नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो इस कोर्स में भी हम थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं मैथ्स में, उनके लिए हम कहते हैं कि उनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अब माशाल्लाह आपकी बच्ची तो बड़ी हो गई है, बट फर्ज करो कि अगर आप उसके साथ जब बैठोगे तो आप देखोगे कि उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो प्लेस वैल्यू है, चाहे वो फ्रैक्शन है, अगर आप नोट करते हो कि उसमें उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मिसाल के तौर पे, तो फिर आई विल आस्क यू टू गो बैक अ लिटिल एंड यूज विजुअल इम्प्रेशंस। अब तो बहुत सारे इस तरह मैथ्स के गेम्स भी आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, राइट, जैसे रूबिक क्यूब्स हम यूज करते हैं, मैजिक क्यूब्स हम यूज करते हैं, कि जो भी कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में भी देना चाह रहे हो, वो भी विजुअल हो, वो भी टच करके, फील करके, ड्रॉ करके, इस तरह करके करेंगे ना, तो उनके माइंड में ज्यादा रह जाएगा। दे आर सम चिल्ड्रन
who only learn when things are visually presented to them. And maths में जैसे अलजेब्रा को आप क्या विजुअल करोगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से मैथमेटिक्स को भी विजुअल करके देखा है। तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, गो एंड सर्च, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी फंस रहे हो तो मुझसे पूछो, मेरे पास कुछ चीजें होंगी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। बट आई थिंक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद मैथमेटिक्स इज दिस फॉर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, तो हैव अ लुक। ठीक है, चलो फिर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आपको सच बताऊं कि आज का टॉपिक तो मैंने शुरू ही नहीं किया, लेकिन चलें कोई बात नहीं, लॉट मोर टू कवर। सो व्हेन चिल्ड्रन टेल यू कि मुझे, जो हम विजन की बात कर रहे थे ना, और मैंने आपसे कहा कि बच्चे कहते हैं कि वर्ड्स आर मूविंग, डांसिंग, कुछ वर्ड्स बिग हो रहे हैं, कुछ ऐसे कहते हैं मिसप्रिंट है, और हम कहते हैं मिसप्रिंट नहीं है, आप देखो, सही से देखो ये क्या कर रहे हो। तो फिर पता चलता है जब हम उनका विजन वाला टेस्ट कराते हैं और चश्मा उनका लग जाता है, तो पता चलता है कि ओ व्हाट वाज हैपनिंग इज, इसको वाकई ऐसा लग रहा था कि कुछ वर्ड्स ब्लर हो गए हैं, या कुछ वर्ड्स जो हैं वो डबलिंग हो गए हैं। राइट, सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट व्हेन चिल्ड्रन वर्क विथ यू दे टेल यू। कल मैंने आपको बताया था कि द प्रॉब्लम्स इन स्पेलिंग्स जो अक्सर हम बच्चों में देख रहे होते हैं, इफ यू हैव बीन टीचर्स, आई टोल्ड यू आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद स्पेलिंग्स, और मुझे याद है कि मैंने 100 दफा लिखे हैं। वो जमाना था ना व्हेन योर टीचर सेज गो एंड राइट 100 टाइम्स, बट हाउ वाज आई राइटिंग, मैं किसी और को क्या बोलूं, मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि चाहे पनिशमेंट में हमें या करेक्शन में हमें बोला था कि 10 टाइम्स लिख कर आओ या 100 टाइम्स लिख के आओ, तरीका क्या होता था कि अगर एक स्पेलिंग थी, जैसे आई डोंट नो रेड की ही स्पेलिंग मैं ले लेती हूँ, और वो रेड राइट 100 टाइम्स, तो ऊपर मिस ने लिखा हुआ था, ठीक है, और जब अगर 100 टाइम्स लिखना होता तो हम क्या करते थे, यहाँ पे शुरू हो जाते थे आर 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 पूरा, है ना, ऐसे किया है किसी ने, आर 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 थ्री। इन मोस्ट केसेस दिस इज नॉट लर्निंग, राइट, दिस इज जस्ट फिलिंग योर कॉपीज अगेन। और फिर टीचर्स इतनी अपसेट होती हैं, करेक्शन का भी करेक्शन मिल जाता है। सो इन 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 सच केसेस, जब, एक और बात मैंने आपसे की थी कि जो लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चे होते हैं उनकी अक्सर मैं कॉपीज या वर्कशीट मंगवाती हूँ एरर एनालिसिस करने के लिए, कि मसले कहाँ आ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, मिस्टेक्स कहाँ आ रही है। तो हम ऐसी चीज देख रहे होते हैं कि बोर्ड से उतारा है या कॉपी से उतारा है या आई डोंट नो बुक से उतारा है, और देख देख के भी गलत लिखता है। इतना मदर्स भी अपसेट हो जाती हैं, टीचर्स भी अपसेट हो जाती हैं, देख के गलत लिखता है। तो देख के गलत क्यों लिख रहा है, क्योंकि या तो उसका वाकई ध्यान ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा है, या वो है कि वो फोकस ही नहीं कर रहा है कि क्या लिख रहा है। ऊपर लिखा हुआ है द आउल वाज अ बर्ड, नीचे उसने क्या कर दिया, आउल को क्या बना दिया, सॉ। अब यहां से हम पकड़ रहे हैं, ओके, इज ही रिवर्सिंग द होल वर्ड, जैसे वॉज और सॉ अक्सर बच्चे रिवर्स कर रहे होते हैं, तो क्या वो वर्ड को रिवर्स कर रहा है, क्या वो जो है वो इस स्पेलिंग को मिस्टेक कर रहा है, जैसे ध की स्पेलिंग है। What is happening? His mistakes will help me understand his brain basically. What is happening in his processing? कल मैंने आपसे कहा था कि कुछ बच्चे हैं उनकी राइटिंग पढ़ी ही नहीं जाती, जैसे डॉक्टरों की राइटिंग है, तो कुछ ऐसे और होते हैं दे राइट इट, दे थिंक दे हैव रिटन, बट रियली इट्स नॉट रीडेबल बेसिकली। फिर हमने बात जो है वो थोड़ी मिरर इमेज की थी, कि जब लिखा हुआ होता है तो यू कैन नॉट रीड, यू कैन लिटरली सी दैट द होल लेटर इज रिवर्स, जैसे यहाँ पे उर्दू वाला भी ऐसा ही है, और जो लास्ट है वो इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। वेरी रेयर, नॉट इम्पॉसिबल, बट वेरी रेयर हम पूरा टेक्स्ट रिवर्स में देखते हैं, वरना अक्सर जो होता है वो एक एक लेटर रिवर्स होता है। यहाँ मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, तीसरी दफा आज बता रही हूँ, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि देखें, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 रिवर्स करते हैं, हो जाता है कभी कभी एक लेटर दो लेटर। आपने क्या किया, आपने उनके पास गए, आपने सही वाला लिखा, या आपने उसको सही वाला दिखाया, बोले ये वाला सही है या ये वाला सही है। अगर वो अपनी गलती पकड़ लाए, इसका मतलब कि ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज री इन्फोर्स एंड प्रैक्टिस। अगर वो अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहा, या वो भी कंफ्यूज हो रहा है, इसके चेहरे से नजर आ रहा है दैट ही इज अनश्योर, ही इज अनसर्टेन, देन यू नो दैट मे बी यू आर लुकिंग एट समथिंग which is more serious, which is more learning difficulties. And फिर क्या करना है वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लें कि क्या दिस इज नॉर्मल एज
or this is something that you are seeing in a pattern. ओके, फिर सवाल आता है, अच्छा आपने इतनी सारी बातें की, अब आप बताएंगे ठीक हो जाएगा क्या? वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस दैट पेरेंट्स आस्क इस, क्या ये ठीक हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा? तो one of the problems with learning difficulties and particularly dyslexia ऐसा है कि मैंने आपको बताया ये ब्रेन की न्यूरल वायरिंग का मसला है। तो इसका एज सच कोई क्योर नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। सो ये खत्म होने वाली चीज नहीं होगी। हम इसको इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि इंशाल्लाह इसमें हम कहते हैं इतना फर्क रह जाता है कि 19-20 का फर्क रह जाता है। वेरी क्लोज पीपल, पेरेंट्स, समटाइम्स यू योरसेल्फ कैन टेल कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे अंदर, बट with proper training, with proper skill, it can be managed very very well. बट इसका ट्रिक ये है कि जितनी जल्दी हम इस पे काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, उतनी जल्दी हम इस न्यूरल कनेक्शंस को, इस पाथवे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। I'll leave it with this. ओके, तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, हम इस पे बात शुरू करते हैं कि अच्छा अब मुझे पता चल गया कि भाई लर्निंग डिफिकल्टी होता क्या है, कितने टाइप की होती है। अब अगर इस वक्त आपके माइंड में कोई बच्चा आ रहा है, आज की रिमेनिंग जो हमारा डिस्कशन है और सर्टेनली कल की क्लास के लिए, अगर मेरी बातों से आपके माइंड में कोई बच्चा है जो आपको लगता है कि ऐसा लगता है उसके अंदर ये कंडीशंस आ रहे हैं, देन कीप दैट चाइल्ड इन माइंड। जो अब हम डिस्कशन करेंगे वो कल डिस्कशन करेंगे। अगर कोई बच्चा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जनरली आप समझने की कोशिश करो। बट अभी और कल की मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करूं कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हर एज पे। यानी अगर आपके पास 3 to 4 साल का बच्चा है तो अर्ली कैसे पकड़ लोगे, अगर 6 years above का बच्चा है तो कैसे पकड़ लोगे, और अगर उससे बड़ा है कोई 10 year का बच्चा है तो हाउ आर यू गोइंग टू सपोर्ट और आइडेंटिफाई, क्या क्या चीज है जो आपको बताएगी कि हाँ ये मसले आपके बच्चे के अंदर आ रहे हैं। तो इफ यू सस्पेक्ट अ चाइल्ड विद लर्निंग डिफिकल्टीज, सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि प्लीज एट योर अर्लीस्ट try and take an appointment with a psychologist. The psychologist should recommend you what is called a psycho educational assessment. ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन यहाँ से कहानी शुरू होगी कि चाहे आप 100% कन्विंस्ड हैं कि आपके बच्चे के साथ लर्निंग इशू है, तब भी कोई भी काम शुरू नहीं करेगा जब तक हमारे सामने एक रिपोर्ट ना आए। ये रिपोर्ट आप समझे एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो आपको एंड तक यानी चाहे आप मैट्रिक कर रहे हैं, कैम्ब्रिज कर रहे हैं, आप आखन बोर्ड, वट एवर बोर्ड यू आर यूजिंग, आईबी सिस्टम, जिस भी बोर्ड के अंदर है, अगर आपका अल्टीमेट स्कूल सिस्टम के आपको अंदर रहना है, this report will help you. So the earlier you make a proper documented report to show that your child has learning issues, the easier it is for the child to get the support the child needs. मेरे लिए वैसा ही है जैसे चश्मा मेरी जरूरत है, अगर मैं नहीं लाऊं तो मैं अपने आप को ही तकलीफ दे रही हूँ। उसी तरह अगर आपके बच्चे के साथ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं और आप अपने बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी का सपोर्ट नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल में आप गलत कर रहे हो उसके साथ, राइट? सो द फर्स्ट थिंग जो साइकोलॉजिस्ट करेगा या करेगी, वो आपका जो सेशन होता है जिसको हम कहते हैं इनटेक सेशन। इनटेक सेशन को आप कहेंगे हिस्ट्री सेशन, आप केस हिस्ट्री भी कह सकते हो, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन सबसे पहला तरीका ये होगा कि आपको जो साइकोलॉजिस्ट है वो बुलाएगा या बुलाएगी और पेरेंट से बहुत डिटेल में एक इंटरव्यू लेंगे, राइट? अच्छा, ये इंटरव्यू क्यों होता है? ये इसीलिए होता है जो मैंने आपके लिए वो स्लाइड बताया था कॉजेस को समझने के लिए, कि बिफोर यू इवन स्टार्ट वर्किंग विद अ चाइल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। जिन्होंने मेरे साथ चार्ट साइकोलॉजी वाली क्लास की है उनको पता है कि मैं 2 सेशन लगाती हूँ सिर्फ आपको हिस्ट्री टेकिंग समझाने के लिए कि क्यों जरूरी है। वैसे भी लोग कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट करती क्या बातें करते हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या बातें करते हैं। हम ये वाली बातें करते हैं, आपसे एक एक चीज बड़ी डिटेल में पूछेंगे
to be able to gather all the information. जो लोग कंप्यूटर साइंस में काम करते हैं या इवन बिजनेस में आजकल काम करते हैं, तो हम कहते हैं ना, डेटा डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेज यूज होता है कि डेटा इज गोल्ड। कि आजकल डेटा ही सब कुछ है। जितना इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे, आपको बच्चे की कंडीशन को समझने में, उसकी प्रॉब्लम को समझने में हेल्प होगा। तो बहुत डिटेल, मैक्सिमम ये सेशन 1.5 hours, समटाइम्स इफ देयर इज अ लॉट टू शेयर देन इट कैन गो टू मे बी 3 or 3 hours, बट एक इनटेक हिस्ट्री सेशन है। I like to, and I think certainly some people do, लेकिन मैं जरूर स्कूल से भी मीटिंग करती हूँ। अगर जहाँ पॉसिबल हो आई विल विजिट द स्कूल, नहीं हो तो फिर मैं एक क्वेश्चनियर या कोई इंफॉर्मेशन भिजवा के मैं कहती हूँ आप टीचर मुझसे एक दफा फोन पे बात कर ले। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप पेरेंट के साथ बात करते हो तो वो ये कहते हैं कि हमें तो नहीं मसला लग रहा, स्कूल को लग रहा है, राइट, और स्कूल ने हमें भेजा है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो कहते हैं ओहो ये जो मिस है वो मेरे बच्चे के खिलाफ है, या मैडम बस मेरे बच्चे को ही पिक करें, मतलब दैट काइंड ऑफ inferiority about uh, the child or sometimes the school। तो वो सारी टेक्निकलिटीज को समझने की जरूरत है कि क्या दोनों एक ही पेज पे हैं, स्कूल या पेरेंट, या दोनों अलग अलग दुनिया से आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है, बिकॉज एकेडेमिकली वी नीड टू बी श्योर। ऑल्सो इन स्कूल आई वुड लाइक टू नो कि क्या सारे सब्जेक्ट में मसला आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कभी मसला आता है कभी नहीं आता, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आ रहा है, एक टीचर के साथ आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, आई डोंट नो, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आ रहा है, जैसे आपने कहा सिर्फ मैथ्स में आ रहा है, देन दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड, is it a pure learning problem, या is it an emotional problem, या is it teacher problem, या is it teacher problem। ऐसा भी हमने बोला है ना कि इतनी इतनी I shouldn't say that, but sometimes I go to school and the बच्चे बेचारे क्लास 1 के हैं और जो मैथ टीचर पढ़ा रही हैं वो ऑलमोस्ट 55 हैं। कि इतना गैप है, कितना गैप है। अब आप नहीं करते, मैंने छोड़ दिया है बैचलर्स को पढ़ाना अब आजकल, बिकॉज आई फील दैट दे आर यंग, दे हैव एनर्जी, दे डिजर्व अ यंग टीचर। मैंने कहा जब आपको सीरियस पढ़ाई करनी हो रही है तो फिर हमारे पास आइएगा, अदरवाइज जस्ट इंजॉय। थोड़ा सा आई थिंक इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज यू नीड वो कनेक्ट बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग और करेक्ट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल्स। जब इंफॉर्मेशन आ जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करते हैं। इसके बाद जो थर्ड या फोर्थ सेशन होगा, फिर आपके बच्चे को बुलाएंगे। आपके बच्चे को बुला के एक प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कल मैंने जो बात बोली थी कि क्या आईक्यू रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आईक्यू में मसला है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई और रीजन आ रहा है जिसकी वजह से हमने फिगर आउट करें। तो वो जो बच्चे के साथ टेस्ट होगा वो 1-on-1 होगा, जिसके अंदर उसकी आईक्यू भी चेक होगी, जिसके अंदर उसकी अचीवमेंट भी चेक होगी। टू टू मेजर थिंग्स हम कहते हैं, आईक्यू टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। आईक्यू इज योर एबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अचीवमेंट इज कि अच्छा इतना अगर कर सकते हैं, वो हमने टीचर का जुमला कल याद है, टीचर ने क्या कहा, ही हैज द एबिलिटी, वी कैन सी दैट ही हैज द एबिलिटी। टीचर को कैसे लग रहा है एबिलिटी है, क्योंकि दिमाग तो ठीक है ना, आईक्यू तो सही है, तो वो क्यों नहीं परफॉर्म करा। सो द टेस्ट दैट वी डू इज कॉल्ड एन आईक्यू टेस्ट, एंड देन द अदर टेस्ट दैट वी डू इज कॉल्ड एन अचीवमेंट टेस्ट। यानी IQ and achievement, what is the gap between what he's doing and what he's capable of doing। And then once we get all these things, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट के बाद जो है एक फीडबैक सेशन, एंड देन फाइनली एक रिकमेंडेशन प्लान। सो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इस कोर्स में ये पूरा तो मैं आपको नहीं सिखा रही, और मैं चाह भी नहीं रही कि आपको आए, इट्स नॉट नीडेड, बट एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग्स के even as a teacher, even as a mother, even as a madrasa teacher, कुरान टीचर, ट्यूशन टीचर, जो भी है, अगर आपको ये की पॉइंट्स बताओ कि अगर आप किसी बच्चे को सस्पेक्ट करते हो जिसके अंदर लर्निंग डिफिकल्टी आता है, तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि अगर आप किसी मदर से बात करो, चाहे आप उस मदर को कन्विंस करो कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, तो what is the knowledge that you should have to be able to guide the parent properly, right। इसको हम कहते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी होता है कि आपको इतना एजुकेट कर दें, इतना इंफॉर्मेशन दे दें कि आप जो जिसको मालूम ही नहीं है, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, उसके हक में आप क्या बोलो। वो बच्चा तो अपने लिए नहीं बोलेगा ना,
लेकिन आप उस बच्चे की आवाज बन सकते हो, आप उस बच्चे की नीड को समझ सकते हो, होपफुली। सो आई थिंक वी हैव 10 minutes or 15 minutes, so we will just do this one slide, फिर कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या था? सबसे पहला मेरा पॉइंट था कि अच्छा ठीक है, आपने सस्पेक्ट कर लिया कि भाई ये बच्चा है जिसको लर्निंग इशू आ रहा है। आपने कहा कि चले मैं इस पे काम करूंगी, चाहे वो आपका बच्चा है चाहे वो किसी और का बच्चा है। यू सेड आई हैव नोटिस दैट दिस चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग। मैंने पूरी चीज करके देख ली है, इसका आईक्यू बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई के अलावा इसका हर चीज में दिमाग चलता है, लेकिन क्यों पढ़ाई में नहीं चल रहा, क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ। अब अपने आप कहते हैं ना, सेट योर इंटेंशन। हर हर काम शुरू होता है नियत से। आपने नियत कर लिया ओके मुझे काम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन करोगे। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है? हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। अब इतना मैं आपको सिखा दूंगी या इतना मैं आपको बता दूंगी कि आप भी बेसिक हिस्ट्री कलेक्ट कर दें। फिर इसके बाद होपफुली इफ यू कन्विंस द पेरेंट्स टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, दे विल ऑल्सो कलेक्ट हिस्ट्री। तो आप मदर को ये सिखा सकते हो, बता सकते हो कि देखें आप जाएं, वो आपसे सवाल पूछेंगी, आपके बच्चे के बारे में पूछेंगी, आपके बच्चे की हिस्ट्री के बारे में। क्यों पूछ रही हैं आपसे ये सवाल? इसलिए पूछेंगी ताकि वो आपके बच्चे के प्रॉब्लम को समझ ले। जब वो प्रॉब्लम को समझ लेंगी तो होपफुली वो आपके बच्चे को सही गाइड कर सकेंगी। दिस इज द बेसिस। तो जब हमारे पास आएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा, तो सबसे पहला सेशन जो होता है उसको हम कहते हैं इनटेक हिस्ट्री फॉर्म, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब यहाँ पे हमारा मकसद क्या है? यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि देखें, जब भी आप किसी बच्चे के साथ काम करते हो, जब भी आप भी अगर मुझे कोई मैसेज करोगे, बोलोगे ये बच्चा है आप बताएं, तो इन माय माइंड आई हैव टू गो थ्रू अ मिनी चेकलिस्ट, राइट? और वो चेकलिस्ट की जो बेस है ना, वो बच्चे की डेवलपमेंटल हिस्ट्री को मुझे चेक करना है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक वर्ड हम यूज करते हैं, पाइल्स। अब जिन्होंने टीचर्स हैं तो आपको पता है कि पाइल्स आर कॉपीज ऑफ बुक्स दैट यू नीड टू चेक। PILES, राइट? सो इन माय माइंड पी क्या है? पी उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकली वो कैसे डेवलप कर रहा है। आई क्या है? आई उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है। एल क्या है? एल उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है। ठीक है, PIL। ई क्या है? ई और एस हमेशा साथ आएंगे, देखिए इधर भी यही लिखा है, सोशल एंड इमोशनल। सोशल एंड इमोशनल। तो ये पूरा पाइल्स है जो मैं फटाफट आपको 4-5 सवाल में पूछ के चेक कर दूंगी, और वहां से हमें ढूंढना है क्या हो रहा है, बच्चे की हिस्ट्री में क्या है। सो थोड़ी देर के लिए हम अगर इसको देखें तो पाइल्स में पी क्या था? पी था फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में अगर आप मुझे कह रहे हो कि मेरा बच्चा आज 10 साल का है, तो आई वॉन्ट टू वेरी क्विकली फिगर आउट दैट क्या 10 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे की तरह ही ग्रो कर रहा है, या कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट में भी गैप आ रहा है। तो मैं क्या पूछूंगी? मैं पूछूंगी अच्छा इसके अंदर हम फिजिकल डेवलपमेंट पूछ रहे हैं ना, तो पैदाइश से 10 साल तक क्या हो रहा है। क्या उसकी बर्थ नॉर्मल थी? क्या खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन था? क्या प्रेगनेंसी के बाद जब मतलब बिल्कुल एट बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई? एट आफ्टर बर्थ क्या जॉन्डिस था, या किसी इंक्यूबेटर में रखना था, या खुदा न खास्ता बिल्कुल रोया नहीं था, डिलेड रिस्पॉन्स था, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम दैट। ये सब इसकी फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है ना, ये सब मैं चेक करूंगी। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में खुदा न खास्ता कोई हाई ग्रेड फीवर है, कोई बहुत तेज बुखार आया है, कोई कॉम्प्लिकेशन उसकी अपनी बॉडी में जिसकी वजह से उसको आई डोंट नो ब्लड इन्फेक्शन हो गया, कोई खून चढ़ा है, कोई एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल छोटा जब था, कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ा जिसने इसकी फिजिकल डेवलपमेंट को असर किया होगा, मिसाल के तौर पे। इसके साथ उसका क्या चेक करेंगे? अच्छा ठीक है, उसकी बर्थ चेक कर ली, ये कर ली, फिर हम कहेंगे ओके उसने क्या चलना फिरना बोलना सही एज में किया था, या कहीं ना कहीं उसकी उधर भी डिलेड थी। मिसाल के तौर पे आप उसने देर में बोला, देर में चला। वो सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी फिजिकल डेवलपमेंट। अभी ये 10 साल का है, क्या देखने में 10 साल का लगता है, अपनी एज से छोटा लगता है, अपनी एज से बड़ा लगता है? वो हमें पी पी मिल जाएगा, मुझे सारी इंफॉर्मेशन पी के बारे में मिल जाएगी, फिजिकली क्या हो रहा है उसकी डेवलपमेंट है। फिर क्या था? पी के बाद क्या था? PI। आई क्या है? आई इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए 2-3 वर्ड यूज होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी यूज होता है, कॉग्निटिव भी यूज होता है।
बट बेसिकली मैं क्या जानना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अच्छा ठीक है, उसकी जो आईक्यू है, यानी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो अपनी एज से कैसे कनेक्टेड है। अब इंटेलिजेंस का कुछ हद तक ताल्लुक, बल्कि काफी हद तक ताल्लुक आपकी लैंग्वेज से भी है। तो ये दोनों चीजें भी हम साथ देख रहे होते हैं कि उसने बोलना कब शुरू किया, क्या अपनी एज के मुताबिक बातें करता है, क्या अपनी चीज समझा पाता है, क्या मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि आप बच्चे को सिर्फ आंख से समझा देते हो, इशारों से अभी इधर नहीं करना, क्या उसको हम कहते हैं क्लूज, क्या वो आपकी आपकी क्लूज या आपके इशारों को समझता है, पकड़ लेता है, क्या अपनी बात समझा पाता है। राइट, ये वो सारी चीजें हैं जो हम लैंग्वेज और आईक्यू में चेक कर रहे होते हैं। फिर क्या था, PIL, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, E और S, सोशल एंड इमोशनल। अब सोशल एंड इमोशनल के अंदर आप उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री भी आ जाएगी, उसके घर में कौन कौन है, उसके उसके पेरेंट्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसके स्कूल में क्या रिलेशनशिप है, उसके घर के आसपास मोहल्ले में उसकी जॉइंट फैमिली है, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है, इवन अगर जॉइंट साथ नहीं रहते, कितना इन्फ्लुएंस है, कौन क्या कर रहा है, जिसके अंदर हम उसके इमोशनल कनेक्शंस भी देख लेते हैं और ऑब्वियसली उसका सोशल इंटरेक्शन भी देख लेते हैं। तो ये तमाम चीजें। अच्छा, अब आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक है पढ़ाई से। इसका ये ताल्लुक है कि मैंने आपको बार बार कहा, देखिए, व्हेन यू आर वर्किंग विद अ चाइल्ड, अगर उसको रीडिंग नहीं आ रही, राइट, तो चलो मैं मान गई ना उसको रीडिंग नहीं आ रही, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो रीडिंग नहीं भी कर रहा, लेकिन उसके घर में ये टेंशन है कि उसकी माँ इतनी बीमार है, वो बिस्तर पे है, और उसको ये टेंशन है कि मैं घर जाऊंगा तो माँ होगी भी या नहीं। वर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक बच्चा है जो इस टेंशन में है कि व्हाट विल हैपन टू मामा, क्या रीडिंग पे फोकस करेगा। तो मैं क्या उसको यूं बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ेगा। समझ तो लो उसकी सिनेरियो। तो टू रियली genuinely help a child, please make sure that you have a complete picture of the child's story, right, क्या क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, उसके आसपास में, उसके उसके साथ प्रॉब्लम्स तो मुझे आपने बड़े बता दिए, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या अच्छा है उसकी जिंदगी में, क्या पॉजिटिव है उसकी जिंदगी में, ये तमाम इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर रहे होते हैं, राइट। तो पाइल्स एक इजी तरीका है आपको समझाने के लिए भी और आपको याद रखने के लिए भी, कि ये इंफॉर्मेशन जितना आप गैदर करोगे, जिसके अंदर फैमिली की इंफॉर्मेशन आ गई, जिसके अंदर ऑब्वियसली उसकी स्कूल की बातें आ गई, इसके अंदर उसकी पढ़ाई की बातें आ गई, उसकी पास्ट क्या मतलब, हमारे पास मिसाल के तौर पे आई डोंट नो क्लास 5 6 के बच्चे आते हैं और उनसे हम पूछते हैं हिस्ट्री, जब हम लेते हैं तो पता चलता है वो KG भी उसने रिपीट की। इसके बाद जब वो नहीं पढ़ा था तो मैडम ने बुला के बोल दिया कि अब हम इसको स्कूल में ही नहीं रखेंगे। फिर अम्मी ने स्कूल चेंज कराया, फिर इसने क्लास 1 किसी और स्कूल में की, फिर वहां भी फेल हो गया, फिर वहां भी एक साल, मतलब क्लास 5 तक पहुंचते पहुंचते इतनी लंबी हिस्ट्री हो जाती है उसकी, क्योंकि यहाँ फेल हुआ, यहाँ रिपीट किया, यहाँ आई डोंट नो वो कहते हैं ना कंडीशनल प्रमोशन हो गई, इस तरह। सो वी नीड टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि इसकी लर्निंग में आ जाएगा। सो वंस वी हैव द कंप्लीट प्रोफाइल, फिर हम ये काम करते हैं, क्योंकि देखिए मेरा मेरा आपको इस कोर्स में ये सिखाने का मकसद है व्हाट इज द राइट वे टू डू इट। मे बी आपको ये कभी नीड नहीं हो, लेकिन इस नॉलेज को गैदर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगा, सो दैट इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू एवर मीट अ चाइल्ड लाइक दैट, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू टू गाइड द पेरेंट्स के, इस बच्चे के साथ अब होगा क्या, सवाल यही करती है ना अम्मी लोग कि अच्छा अब क्या होगा। तो अब ये होगा कि अच्छा पहले ये करेंगे, फिर जब ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी तो इनशाला हम आपको सही गाइड करेंगे कि कौन से एरिया को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो अगेन आई विल स्टॉप हियर, वी कैन हैव अ लिटिल डिस्कशन, क्योंकि आई डोंट थिंक आई वांट टू मूव ऑन। एनी थॉट्स, any questions, any thoughts that are coming in the mind? Assalamu alaikum. Hi Insia, how are I you? joined a little late. No problem. Huh. हाँ. Not as such I'm consuming right now. I do have a question, but I can see कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ चीजें
सेल्फ आंसर होती जा रही हैं। इंशाल्लाह होपफुली डेफिनेटली। बट इफ देर इज समथिंग इन पर्टिकुलर यू हैव इन माइंड तो या तो इंडिविजुअली आप डिस्कस कर लेना या फिर बाद में ग्रुप में कर लेना, ठीक है? बट हाँ this इंशाल्लाह। this today was just a feeling of how do you start the journey, and the journey starts by understanding all the information that you can collect for the child. क्योंकि अगर मसला सिर्फ लर्निंग का भी है, लेकिन we need to really look at all the other factors that we need to help to holistically develop and support the child, inshallah, Because right? as I listen to you, I am realizing that it's not easy. मतलब I have a case study of two three uh, kids in my mind, ठीक है। but definitely आपके पास तो बहुत सारी केस स्टडीज होंगी। तो जब मैं सोच रही हूँ तो मैं मतलब ये बहुत अभी भी जो आप एग्जांपल्स दे रहे हो ये बहुत ऊपर की बात है। अंदर डेप्थ में जब आप जाते हो तो आप एज अ व्यूअर या एज अ पेरेंट एज अ टीचर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इज इट दिस और नॉट, बिकॉज आप क्लियरली उसको आप ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत थॉरली आपको देखना पड़ता है। जैसे आपने बहुत सारी एग्जांपल्स दी कि एक बच्चा जो है वो क्लास रिपीट कर रहा है या उसकी इस तरह की कोई हिस्ट्री है। True. तो आई नो समबडी के जो कि बहुत होलसम बच्चा है, वो इसका ऐसा कोई मसला नहीं है, Right. लेकिन उसके अंदर लर्निंग डिफिकल्टीज फाइंड आउट हुई हैं लेटर ऑन। Hmm. हालांकि बहुत गुड मतलब बोलेंगे ना ऑब्जर्वेशन मेमोरी Yeah. हर चीज उस Yeah. बच्चे की बहुत अच्छी थी Excellent. कि आप पकड़ ही नहीं सकोगे। और आप बोलोगे ना कि भाई ये इसको घर में कुछ नहीं होता तो इस बच्चे को पूछो, इसको पता होगा कि चीज कहाँ पड़ी है। लेकिन Hmm. उस बच्चे और उसने ना कोई क्लास रिपीट करी ना कुछ भी ऐसी कोई चीज उसकी नहीं हुई, Right. लेकिन दैट चाइल्ड was going through within himself before we as a parent or as a teacher जो भी Yeah. हमें पता चले उससे पहले बेचारा वो बच्चा आधा खुद खत्म हो चुका था अपनी Imagine. डिफिकल्टी से। बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। एंड मैंने आपसे कहा ना कि आई हैव सीन सो मेनी किड्स लाइक दिस दैट they come to us when they have become completely I think overwhelmed with themselves कि nobody is understanding them, right? So वो learning problem तो दब जाता है सामने जो ना उनकी emotional difficulties या उनकी behavior difficulties आ रही होती हैं। तो I know this is a very complicated form, but I will share it on the group only for you guys to get a feel of how much information is collected when हम आपका intake ले रहे होते हैं। ओनली बिकॉज जितना इंफॉर्मेशन आपके पास होगा उतना आपको प्रोफाइल समझने में एक हेल्प करता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जो आपकी साइकोलॉजिस्ट है वो आपसे पहले पूछोगे अच्छा आप इधर क्यों आए हो, क्या हो गया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एंड देन वी विल गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट द बर्थ हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड। नाउ दिस कैन बी a little kind of confusing for parents also कि आप ये क्यों पूछ रही हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको पॉजेज में बताया था टू अंडरस्टैंड कि क्या न्यूरल पाथवे में बर्थ के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन थी, क्या ये ट्रॉमा से रिलेटेड है, क्या ये इमोशनल डिफिकल्टी से रिलेटेड है, या ये कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन है। सो अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान यानी मदर की हेल्थ के बारे में ये सारे सवाल आएंगे। मदर की एज, मदर की प्रेगनेंट, फिर इसके बाद बर्थ, बर्थ में खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी, इमीडिएटली एट बर्थ कोई इमरजेंसी हो गई थी, क्या वो सारी चीजें हैं, या फिर आपको पहले से पता था बट this was a complicated pregnancy for you. Once the baby is born, then we want to know अच्छा बेबी born हो गया, फिर उसकी उसकी कंडीशन कैसी थी, क्या कोई उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हुई है, क्या उसको इंक्यूबेट करना पड़ा, क्या कोई वायरल इन्फेक्शन थे, ये सारी चीजें हम पूछेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया, अच्छा फिर क्या था, हाउ वाज हिज प्रोग्रेस, हाउ वाज हिज डेवलपमेंट, did he start sitting, eating, walking, crawling at the right time, when is it that you were first concerned, did you notice कि उसका स्पीच जो है वो क्लियर नहीं था या वो बोल नहीं रहा था। स्पीच डिले इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन डिले इन चाइल्ड साइकोलॉजी, सबसे कॉमन है। और स्पीच डिले वो चीज है कि जब सही हो जाता है तो बाद में पता भी नहीं चलता। मतलब ये मीट 10 year old एंड द मदर सेज के ओ ये देर में बोला, कितना देर में, 4 साल में बोला, लेकिन आज पता भी नहीं चल रहा है कि स्पीच में डिलेड है। बट अगर आपके पास कोई बच्चा है जो 2 साल का है, 2.5 साल का है और नहीं बोल पा रहा या सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड्स बोल रहा है, राइट, देन आई वुड आस्क यू टू प्लीज गो एंड मीट अ स्पीच थेरेपिस्ट। वो आपको गाइड कर देंगे। हम समझने की तो कोशिश करें ना कि क्या हो रहा है, व्हाई इज द स्पीच डिले। बिकॉज स्पीच डिले के अंदर वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट 2 थिंग्स। एक होता है, देखिए जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ ना तो उसके बोर्ड पे लिखा हुआ होता है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट,
राइट? स्पीच एंड लैंग्वेज दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड है। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, अगर आप मुझे कभी मैसेज करेंगे, कहेंगे कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, स्पीच कम है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि देखें, इज ही एबल टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट यू ही वांट्स? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उनका स्पीच डिले होता है, लेकिन अपनी इशारों में, अपनी बातों में, अपने जेस्चर्स में वो सब समझा देते हैं, अपनी बात भी समझा देते हैं, और उसके साथ साथ वो आपको पकड़ के वहां ले जाएंगे और अपनी चीज भी लेकर आएंगे। तो आपका कमांड भी अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में मसला नहीं है। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग इवन इफ स्पीच इज नॉट देयर। आपकी बात भी समझ लेते हैं और अपनी बात भी। बट देन दे आर सम चिल्ड्रन जिसका स्पीच डिले तो है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वो आपकी बात समझता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, अली गो ब्रिंग योर शूज, he can't say mama shoes but he can bring his shoes, वो मेरा कमांड तो समझ रहा है, that means brain is okay। तो those are the kind of things that we need to figure out कि क्या ओनली स्पीच में मसला है या कॉम्प्रहेंशन का भी इशू है, बिकॉज टेक्निक विल बी completely different for those जिनका स्पीच में इशू है, and completely different for those who also are unfortunately not able to comprehend, right? So those are the things that we are interested in. Were you saying something? Sachica, can I ask you a बोलो। question? Sorry, were you saying something? मैं कह रही हूँ, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा सारिका, एक्चुअली अगर कोई कॉम्प्रिहेंड देर से कर रहा है कोई बच्चा, हम्म। जैसे देर से समझ रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको जो है प्रोसेस करने में, जैसे आपने अभी एक मिसाल दी थी बीच में कि उसको डायरेक्शंस को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है ना, व्हेन वी से कि वी हैव सम लर्निंग डिफिकल्टीज दैट वी हैव टू डील विद। Then the question is how delayed and how old is the child? कितनी कितनी अच्छा, ओके। एक मतलब देखो, मैं एक एडल्ट हूँ, राइट? मुझे यूं समझ आ जाता है, अगर मेरे साथ 2 साल का बच्चा है और अगर मैं अपनी स्पीड पे उसको कमांड दे रही हूँ और मैं चाह रही हूँ उसी स्पीड पे वो काम करे, then perhaps I'm wrong. But if it's a 2.5 year old, और अगर मैं इसको आराम से, देखिए मेरा टोन आपसे बात करना और 2 साल के बच्चे से बात करने में अलग होगा, राइट? तो मैं अपना पेस भी थोड़ा स्लो करूंगी, अपने अंदर थोड़ा सुकून लाऊंगी, उसको एक दफा दो दफा समझाऊंगी, अगर वो कर रहा है देन इट्स फाइन, राइट? बट अगर जो स्लो लर्नर्स के साथ काम करते हैं उनको समझ आ जाता है कि जस्ट उसको ये बोलना कि बेटा ओपन दिस, सिर्फ दिस कमांड फॉर देम, दे विल लिटरली लुक एट यू ब्लैंक लाइक दैट कि क्या बोला है आपने, राइट? So I feel that sometimes we need to as adults lower down our pace and try and understand. तो फिर भी देख लो, चेक करो, अगर आपको कंसर्न है तो फिर डिस्कस कर लेना। सो बैक टू हिस्ट्री, हम ये सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग वाली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो हमें हेल्प करता है कि देखिए टॉयलेट ट्रेनिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है कंट्रोल से, राइट? आपका कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन, यू हैव टू होल्ड a need or an urge, and that helps us to understand the children with hyperactivity, the children with ADHD uh, have difficulty with toilet training also, क्योंकि वही उनका कंट्रोल जो इम्पल्स है वो मसला होता है। a lot of parents don't tell us कि बेड वेटिंग की हिस्ट्री है, क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है बच्चे के लिए भी, पेरेंट के लिए भी समटाइम्स, लेकिन ये पूछना बड़ा जरूरी है कि क्या इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। बेड वेटिंग अगेन अंडर द एज ऑफ 5 इज कंसिडर्ड नॉर्मल, लेकिन अगर बार बार हो रहा है, रोजाना हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, और अगर 5 ईयर से अबव बच्चों में हो रहा है, तो प्लीज डिस्कस कर लो, राइट? कोई बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, बट हाइडिंग इट, हैविंग शेम और punishing the child for it might not really be the solution. Let's try and figure out क्या। तो वंस की सारी चीजें पूछ ली, फिर हम बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहे होते हैं कि क्या खुदा ना खास्ता बच्चे के अंदर कोई इशू है, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा एपिलेप्सी है, फेब्राइल। अब ये एक एक चीज जो इसमें लिखी है मैं बड़ी डिटेल में समझाती हूँ। For those of you who are interested, if you want, I can share the detailed recording. For those जिसको आपको लगता है नहीं काम आएगा तो कोई मसला नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट देखिए ईच लाइन, ईच वर्ड इन दिस कैन बी ट्रैक्ड डाउन टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट माइट और मे इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स लर्निंग। फिर मैंने आपको कहा प्लीज विजन चेक कराएं, हियरिंग चेक कराएं अगर कोई बच्चे का इशू है। वैसे हियरिंग एट बर्थ चेक हो जाता है इन मोस्ट हॉस्पिटल्स, बट स्टिल इफ देर इज एन इशू जहां आपको लग रहा है कि वो आपको कॉम्प्रहेंड नहीं करा, आपकी कमांड को नहीं समझ रहा,
तो हम सबसे पहले हियरिंग टेस्ट जरूर करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी मेडिकल हिस्ट्री है कि खुदा न खास्ता कोई एमआरआई, कोई स्कैन। मैंने आपको कहा ना, पेरेंट नहीं बताते। मैं वो पंखे वाला जो केस है वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था, कि वो पूरी कहानी बता रही है, बता रही है, बता रही है, ये इन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया। बट आई एम लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जब जब हम इंटरव्यू करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, तो इन माय माइंड आई एम पुटिंग जिक्सो पजल्स टुगेदर दैट समथिंग हैज टू फिट। बट आई वाज लाइक व्हाई थिंग्स आर नॉट फिटिंग। तो ये 2-2.5 घंटे के इंटरव्यू के बाद इस फॉर्म के अंदर लास्ट में एक सवाल है, इज देयर एनीथिंग एल्स विच यू वुड लाइक टू शेयर, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू फील इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने ये जब सवाल किया तो उन्होंने कहा हाँ एक बात था। तो मैंने कहा क्या? तो इन्होंने ये बताया कि भाई इस तरह हुआ था। And I'm like, it surprises me that, people forget because बहुत बचपन की बात है. But sometimes that helps you to connect the dots. So, yeah, फैमिली हिस्ट्री हो गई। फिर इसके बाद ऑब्वियसली पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, घर का एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इसके अंदर सिर्फ इस एक जुमले के ऊपर हम 15 मिनट बात कर सकते हैं कि आर द पेरेंट्स मैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स। नेवर मैरिड तो हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द फील ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस, राइट। फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं, फैमिली में हो क्या रहा है, पेरेंटिंग कैसे हो रही है, क्या पेरेंट में अम्मी और अब्बू दोनों एक तरीके से बच्चे को लेके चल रहे हैं, या दोनों का स्टाइल अलग है। All this, and then social history जिसमें friends आ गए, and then finally the academic history. When we collect academic history, हम तोड़ तोड़ के, मुझे आप इंग्लिश में बताएं अलग, उर्दू का बताएं अलग, मैथ्स का अलग बताएं, प्रोजेक्ट वर्क अगर स्कूल में होता है तो वो क्या करता है, तो अक्सर पेरेंट्स ये कहेंगे कि हाँ प्रोजेक्ट वर्क में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, आप ये काम करवा लें इनसे। एंड दैट्स अनदर क्लू दैट वी गेट, कि जब रिटर्न होता है तो भाग रहा होता है, लेकिन जब हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती हैं तो बड़ा इंजॉय करते हैं। एंड दैट अगेन helps you to understand how they are processing their learning. So I think we're almost done here. I'm going to stop. I know बहुत लंबी डिस्कशन हो गई, बट कल की क्लास के लिए मैंने आपसे कहा है कि कल जो है वो हम इंशाल्लाह, आई वांट यू इफ पॉसिबल टू कीप अ चाइल्ड इन माइंड, ताकि जिस बच्चे के बारे में आप काम करना चाह रहे हो, अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसको माइंड में रखते हुए हम एक चेकलिस्ट को फिल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू how early you can identify a child with learning difficulties, inshallah. ठीक है जी, तो enough for today, and hopefully I will see you tomorrow. जज़ाकल्लाह, अल्लाह Thank हाफ़िज़। you. खुदा हाफिज।